ओके, फर्स्टली हमने बात की थी कि इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्पोर्टेंस क्या है और इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर हमने ये बात करी कि इलेक्ट्रोलाइट्स एक टाइप ऑफ मिनरल्स हैं। पहले बात तो मिनरल्स क्या होते हैं ये भी हम जान लेते हैं। मिनरल्स होते हैं आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हमें कहाँ से मिलती हैं? अर्थ क्रस्ट से मिलती हैं। टेक्निकली अगर देखा जाए तो हमें फूड सोर्सेज से मिल जाते हैं, खाने से भी मिलते हैं क्योंकि खाने के अंदर ऑलरेडी ये हैं। और वैसे अगर देखा जाए इनका बेस सोर्स वो है अर्थ क्रस्ट। ठीक है, मतलब ये हमें नॉन लिविंग थिंग से भी मिलते हैं। इवन आपके जो मिनरल्स हैं, अब ये हमें जरूरी फूड सोर्सेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और साथ के साथ हमारे जो इलेक्ट्रोल पाउडर्स, ओआरएस, इन सारी चीजों से भी मिलते हैं, ऑलरेडी प्री पैक्ड भी आते हैं ये। अब ये मिनरल्स क्या करते हैं? ये कैरी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि हमारे बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है ना। स्पेसिफिकली अगर बात करें नर्व ट्रांसमिशन की, मसल कॉन्ट्रैक्शन की, तो उन सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, मैंने ये भी हम कल डिस्कस कर रहे थे कि कुछ मेन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं। मेन इलेक्ट्रोलाइट में सबसे पहले क्या आते हैं आपके? सोडियम, पोटाशियम एंड क्लोराइड। ये सबसे ज्यादा मेन आपके इलेक्ट्रोलाइट्स कंसिडर किए जाएंगे। सोडियम जो है ये आपका फूड सोर्सेस में भी है, वैसे भी सॉल्ट वगैरह के अंदर भी है, जो हमें घर के अंदर नमक आता है सॉल्ट, उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। और साथ के साथ आपके जो चिकन मीट या जितने भी ऐसे सोर्सेज हैं, मेनली एनिमल सोर्सेज हैं, वहां से भी मिल जाता है अपने को। पहले सोडियम के फंक्शंस को देख लेते हैं कि कैसे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उस बात को भी जान लेते हैं, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम सोडियम लिख लेते हैं। देखो, सोडियम का सबसे मेन एक्शन होता है हमारी बॉडी में नर्व ट्रांसमिशन का। नर्व ट्रांसमिशन का मतलब क्या होगा कि आपकी जो एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, या जो आप, हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो इम्पल्सेस जनरेट हो रही है मोटर फंक्शन से या मोटर न्यूरॉन से, तो वो उस मैसेज को डिलीवर करना हमारे मसल्स तक। देखो, हमारे जो नर्व्स है ना, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, जिसको हम बेस सेल या फंक्शनल सेल मानते हैं नर्वस सिस्टम का, कुछ इस तरीके की दिखती हैं। उसमें डेंड्राइट्स होती हैं, बीच में एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, ऐसे एक्सॉन। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या होते हैं? साइनेप्सेस होते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसा टाइप का हमारा एक न्यूरॉन होता है, अगर हम बेसिक इसको बना दें तो इसी तरीके का होता है। ये सेल बॉडी है, बीच में आपका न्यूक्लियस होगा, ये डेंड्राइट्स होती हैं जो कि कैरी करती हैं मैसेजेस को, और ऐसे ही ना आपके बहुत सारे एक्सॉन होते हैं। सेम एक्सॉन, सॉरी, सेम तरह के ऐसे काफी सारे न्यूरॉन्स होते हैं, जिसकी मदद से क्या बनता है? एक नर्व बनती है, मतलब एक नस बनती है, और बहुत सारे न्यूरॉन्स का असेंबली से ही एक नर्व बनती है। अब ये नर्व कैरी करती हैं क्या? मैसेजेस। जो आपकी मैसेजेस हैं वो यही कैरी करती हैं बेसिकली। और ये मैसेजेस कैरी करने का जो फंक्शन है, ये किससे स्टार्ट होता है? ऐसे हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स भी होती है, सेंसरी नर्व्स भी होते हैं, मोटर नर्व्स भी होते हैं, बट जो मैसेजेस डिलीवर होते हैं वो हमारे दोनों से होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन क्या है। जैसे मान लो आपने कॉन्ट्रैक्शन करनी है, अपने मसल कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो ऐसा नहीं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगी। जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसके पीछे बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग है ना। यहाँ से आपका एक्शन पोटेंशियल आपका ट्रेवल कर रहा है, उसको आपका कैल्शियम आयंस जो है वो साइनेप्टिकल वेसिकल को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, फिर ये मैसेज जो है, जो आपका एसिटाइल कोलिन है, ये आपका आगे ट्रेवल करेगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट से। और फिर आपके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी कि आपके मसल फाइबर, यहाँ पे मान लो कि आपका मसल फाइबर है, अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें तो मान लो ऐसे बहुत सारे नर्व्स हैं, और यहाँ पे आपका मसल फाइबर था, ये आपका मसल है। ठीक है, तो ये जो मैसेजेस हैं वो यहाँ तक कैसे डिलीवर होंगे? ये मैसेज आपके जो एक्साइटेशन प्रोसेस है मसल के अंदर, कंट्रैक्शन प्रोसेस है, वो कैसे होगा
देखो यहाँ पे तो आपके कैल्शियम आयन चाहिए थे इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि यहाँ से आपका एसिटाइल कोलिन जाए और आपके यहाँ पे एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उससे बाइंड कर जाए, ताकि यहाँ से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ओपन हो और आपका सोडियम गेटेड चैनल्स जो हैं वो यहाँ से एंटर कर पाए। ठीक है, फिर आपका सोडियम एग्जीक्यूट करता है इस फंक्शन को करने के लिए, ताकि एक्साइटेशन प्रोसेस हो। और फिर आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपका कैल्शियम आयंस आते हैं और वो आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, बेसिकली वो कैल्शियम आयंस आपके ट्रोपोनिन से जुड़ते हैं। और फिर आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है ना वो एग्जीक्यूट हो पाता है ना। जो आपका वो स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक की हम बात करते हैं कि आपका मायो आपके एक्टिन जो है वो आपके मायोसिन की तरफ स्लाइड ओवर हो जाते हैं। तो मायोसिन के जो आपके क्रॉस ब्रिजेस हैं वो अपनी तरफ उसको इसलिए खींच पाते हैं क्योंकि ट्रोपोमायोसिन के साथ जो है ना, जो आपका कैल्शियम आयंस है वो जुड़ते हैं। तो मेन रीजन यहाँ पे क्या है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन हो पा रहा है, इनके बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए नर्व ट्रांसमिशन के लिए आपका जो सोडियम है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मतलब सिंपल अगर मैं इसका आंसर बता दूं तो ये कह लो कि जो आपकी मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं उस काम के लिए भी सोडियम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मसल कॉन्ट्रैक्शन हमने डिस्कस किया है ना, बात कुछ हद तक सेम ही है, क्योंकि जब तक नर्व ट्रांसमिशन और एग्जीक्यूट उतना अच्छा नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम इसके बात करें बॉडी में वाटर रिटेंशन की, बॉडी में वाटर रिटेंशन की, वो कैसे करता है, क्योंकि आपके जो ईसीएस होता है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस जिसे बोलते हैं, जैसे मान लो ये आपका सेल है। ठीक है, ये क्या है आपका सेल, इसको हम बोल देंगे हम आईसीएस, इंट्रा सेलुलर स्पेसेस। ये जो अंदर फ्लूइड है ये क्या है, सेल के अंदर है, तो इसे क्या बोलेंगे, इंट्रा सेल्यूलर स्पेसेस। और ये जो सेल के बाहर वाला पानी है इसको हम बोल देंगे क्या, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस, मतलब ये वाला, मतलब यहाँ पे जो वाटर है ना इसको हम बोल देते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस, ईसीएस। तो डिफरेंस जो आईसीएस और ईसीएस के बीच में है सबसे बड़ा, वो डिफरेंस किसकी वजह से हो रहा है, वो डिफरेंस यहाँ पे इसकी गेटेड चैनल्स की वजह से, क्योंकि जो बाहर गेटेड चैनल्स है वो कौन से होते हैं, सोडियम गेटेड चैनल्स। ठीक है, और जो अंदर गेटेड चैनल्स होंगे अंदर सेल के अंदर, वो आपके पोटाशियम गेटेड चैनल्स होते हैं, पोटाशियम गेटेड चैनल्स। मतलब ये कह लो कि जो आपका बाहर वाला पानी, जो वाटर है, रिटेंशन है जो सेल के बाहर होने वाली है जो, यानी कि इस वाले एरिया पे, ये वाला एरिया जो है, इस पे जो वाटर को होल्ड करता है वो कौन करता है, वो सोडियम करता है। ठीक है, मतलब ये जो सेल की मैं बात कर रहा हूँ, ये सेल वही सेल है। अगर हम मस्टर सेल की बात की, बाहर की बात करें, जो हम बोलते हैं ना बॉडी में वाटर टेंशन हो रहा है, वाटर टेंशन क्या है, वो यही है। सेल के बाहर वाला जो स्पेशियस एरिया, जो कि 25% के आसपास होता है यहाँ पे रिटेन, ये रिटेन जो रिटेंशन है ये कौन करता है, ये आपका सोडियम करता है। 75% जो होता है वो मसल के अंदर होता है और उसको रिटेन पोटेशियम करता है। तो जो रिटेंशन है यहाँ पे, या वाटर का बैलेंस है आपके एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस पे, उसको सोडियम होल्ड करता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर बहुत ज्यादा करेंगे तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपका वाटर रिटेंशन ज्यादा होगा जिससे आपका जो ओवरऑल बीच में आप कह सकते हैं ईसीएस एंड आईसीएस के बीच में वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है वो बैलेंस नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आगे जाके आपको कंडीशन खराब हो सकती है, वाटर टेंशन देखने को मिल सकता है, हाइपर टेंशन कंडीशन देखने को मिल सकता है। तो वो सारी चीजें तो प्रॉब्लम क्रिएट हो ही सकती हैं अगर बहुत एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सोडियम का इनटेक हो रहा है तो। ठीक है, वाटर रिटेंशन वाली आपका हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर वाली दिक्कत वो पॉसिबल है। बट याद रखना कि अगर ये कम हो जाए तो वो भी डेंजरस है ना। जैसे कि हमने बात करी कि इतने सारे मेन एक्शन के लिए काम कर रहा है। ठीक है, जो इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसके लिए काम तो कर ही रहा है ये, आपका नर्व ट्रांसमिशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, वाटर बैलेंसिंग, तो इन सब के लिए काम कर रहा है। अगर मान लो इसकी कमी हो जाए तो उस स्टेज को हम बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया स्टेज, हाइपोनेट्रीमिया स्टेज, ये इसकी कमी के कारण होता है। और अगर ऐसा हो गया हाइपोनेट्रीमिया तो ये बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है, बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा ये बॉडी के लिए, क्योंकि इससे फिर क्या होगा, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बनती है बेसिकली, मतलब जान भी जा सकती है इससे। हमारे जो सेल में स्वेलिंग आने शुरू हो जाएगी, है ना, इंट्रासेलुलर स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात क्या है कि आपकी बॉडी वाटर को होल्ड ही नहीं कर पाएगी, वाटर होल्डिंग बॉडी नहीं कर पाएगी, और अल्टीमेटली जो है
मतलब शुरुआत में मसल क्रैम्प्स वगैरह भी आ सकते हैं, मसल क्रैम्प्स आना शुरू हो जाएगा, इरिटेशन, समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है, कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। फिर अल्टीमेटली अगर ये बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ गया इसका, अगर ब्लड में हाइपोनेट्रीमिया जैसी कंडीशन बन गई, तो अल्टीमेटली होगा क्या, कोलैप्स। ठीक है, मतलब अगर सोडियम लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो गए तो ये काम होने वाला है। जो कि किस कंडीशन में आपने देखा होगा, काफी सारे कंडीशंस में आप इसको देख सकते हो। कैसे बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ भी होता है जो बहुत ज्यादा भूखा रहना शुरू करते हैं, फास्टिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, काफी सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं, एथलीट्स हैं, वो अपने क्लाइंट्स को ये बताते हैं कि यार सोडियम बिल्कुल कम कर दो, है ना, प्लस शुगर बिल्कुल कम कर दो, चीनी भी नहीं खाना है, नमक भी नहीं खाना है। ठीक है, ऐसे वाले कंडीशन के अंदर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एक नॉर्मल आदमी के लिए। हाँ, अगर बॉडी बिल्डर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो शायद उसके कुछ स्पेसिफिक स्टेजेस के अंदर ये काम करना पड़ सकता है, जैसे कि उसका पीक वीक वगैरह होता है, क्योंकि उसके गोल के हिसाब से है वो, और वहां पे उसको पता है कि मैं कितने कैसे आप कह सकते हो कि बुरी कंडीशन के अंदर हूँ, है ना। उसको ये पता है, और वो सारी चीजों को रेगुलेट करके चल रहा है। उसका जो कोच है और वो खुद भी है, वो इन सारी चीजों को, बातों को जानता है, और उसके हिसाब से वो बहुत सारे प्रिकॉशंस ले रहे होते हैं, और उनके पास पता होता है कि अगर ऐसा हुआ तो हमें क्या क्या करना है बॉडी में, अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कोलैप्स हो गया। बट मान लो अगर एक जनरल पॉपुलेशन के साथ ऐसा होता है, उसके लिए हम बिल्कुल सोडियम को बंद कर देते हैं या उस शुगर को बंद कर देते हैं, तो क्या होगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, और कोलैप्स भी हो सकता है। तो सोडियम का बहुत कम करना बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है हमारे लिए, हाइपोनेट्रीमिया स्टेज बनती है, मसल क्रैम्प्स वगैरह तो आ सकते हैं, और उसके बाद आपकी जान भी जा सकती है। तो बिना सोडियम के तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, जिंदा रहना ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और ज्यादा सोडियम करोगे तो फिर वो भी प्रॉब्लम है। अब ये वाला जो मैंने नंबर बताया कि अगर आप बहुत कम कर लो तो ऐसा हो जाएगा, बट ये बहुत कम करने वाला का परसेंटेज बहुत कम है, मतलब बहुत रेयर ही होगा कि सोडियम की कमी से किसी को प्रॉब्लम हो रही है, बहुत रेयर बंदे होंगे। वही होंगे जो बहुत गलत एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, या कोई बॉडी बिल्डर ने या कोई स्पेसिफिक बंदे ने ऐसा काम करवाया है, या खुद एथलीट ही ये काम कर रहा था, बट उसका सोडियम लेवल इतना डिप्लीट हो गया कि वो प्रॉब्लम में आ गया। ऐसा हो सकता है एथलीट के साथ, और बहुत सारे एथलीट के साथ हुआ भी है, जो स्टेज के ऊपर ही गिर गए, स्टेज के ऊपर ही उनका काम खत्म हो गया। ऐसे एथलीट्स के साथ हुआ है ऐसा। ठीक है, बट जो एक्सेसिव सोडियम का इनटेक का प्रॉब्लम है वो ज्यादा कॉमन है, क्योंकि जनरल पॉपुलेशन तो हमेशा ज्यादा ही इनटेक करती है। ठीक है ना, जनरल पॉपुलेशन जो है वो तो ज्यादा ही इनटेक करती है, कम तो नहीं लेते हैं। मेनली इंडियन फूड के अंदर तो मतलब अगर बात करें तो ये ज्यादा ही होता है, एक्सेसिव इनटेक है इसका। तो अगर एक्सेसिव इनटेक होगा तो क्या होगा फिर? फिर क्या प्रॉब्लम आएगी लॉन्ग रन में? एक तो वाटर रिटेंशन होगा बहुत ज्यादा, वाटर रिटेन करेगा बॉडी बहुत ज्यादा, एक्सेसिव मतलब बाहर ईसीएस में, एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेसिस में। दूसरी बात कि आपका क्या होने वाला है यहाँ पे, हाइपरटेंसिव सिचुएशन, मतलब ब्लड प्रेशर का बढ़ना। क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है आईसीएस और ईसीएस में, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, और बहुत आपके जो बाहर वाला जो फ्लूइड है, सेल के बाहर वाला फ्लूइड, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो प्रेशर जनरेशन है वो ज्यादा होगा, और बीपी बढ़ने के चांसेस जो हैं, हाई होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो भैया सोडियम को अगर बहुत ज्यादा लो तो वो भी दिक्कत, बहुत कम लो तो वो भी दिक्कत, दोनों में दिक्कत ही दिक्कत, तो हमें उतना ही लेना है जितना जरूरत है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आप नोटिस करना कि ये जो सोडियम है ये डाइट में हमारे भर भर के क्यों है, इसके पीछे भी रीजन है। ये पहले नहीं था ऐसे, पहले इतना ज्यादा नहीं था, और जित अभी के लिए, अभी के कंडीशन में बहुत ज्यादा हो चुका है। अभी अगर हम करंट सिनारियो की बात करें तो क्यों ऐसा हो चुका है? क्योंकि देखो, सबसे मेन मेन सोर्सेस कल भी मैंने आपको बताए थे, जो सबसे मेन सोर्स है, जो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं हमारे लिए, एक तो है पैक्ड फूड। ठीक है, इसके अंदर तो भर भर के मिलता है अपने को, क्योंकि हमें ज्यादातर चीजें जो कंज्यूम करते हैं आजकल पैक्ड में ही आती हैं। अब उसमें ओट्स भी ऐसे आ रहे हैं, वो आते हैं आपके मसाला ओट्स, फिर मैगी हो गया। ठीक है, आपके और भी बहुत सारे सोर्सेज जो नमकीन वगैरह हैं, स्नैक्स हैं, तो ये तो इसके अंदर तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ सोडियम होता है। मीन्स आप कह सकते हो मैगी तो इतना ज्यादा हो गया, नमकीन, ओट्स, ये ऐसे चीजें हैं जिनके अंदर हमारा अगर एक पैकेट भी कंज्यूम कर ले तो हमारे दिन की ओवरऑल
सोडियम इंटेक को ये आधे से ज्यादा पूरा कर देते हैं, 60-70% एक पैकेट से आप पूरा कर लेते हो सोडियम इंटेक। तो ये तो सिर्फ एक दिन में आपने एक बार खाया है। और ऐसे ही अगर आप 2-3 बार खा लो तो चलो आपका काम खत्म, मतलब एक दिन का जो आपका डेली अलाउंस था वो तो खत्म हो गया। दूसरी बात, हमारे फूड में बहुत ज्यादा वैसे ही है ये, है ना, नेचुरल जो फूड सोर्सेज हैं, चाहे वो एग्स हो, चाहे चिकन हो, मीट हो, बटर हो, इन सारे सोर्सेज के अंदर ऑलरेडी है, इवन दालों के अंदर है। चलो वहां पर भी है, अब वो उनको नेचुरल सोर्स मानेंगे तो उनको अभी के लिए दूर रखते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा सोर्स नहीं है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा ये बढ़ रहा है, क्योंकि वो तो हमने वैसे भी कंज्यूम करना था। तीसरी बात हो गई, जो हम और भी चीजें अलग से ऐड करते हैं। अब हम क्या करते हैं, सैलेड के अंदर भी नमक ऐड कर देते हैं अलग से। सैलेड के अंदर भी हम नमक ऐड कर देते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं। उसके बाद कुछ लोग तो फ्रूट्स के अंदर भी ऐड करते हैं, फ्रूट्स के अंदर वो क्या करेंगे, अलग से नमक ऐड करते हैं। उसके बाद फ्रूट्स के बाद भी बात खत्म नहीं हुई, अब हमें जो घर के अंदर चीजें बनानी है फ्राइड, उनके अंदर तो नमक भर भर के होगा, है ना, जैसे कि फ्राइड राइस। अब राइस के अंदर भी नमक ऐड कर दिया अलग से। नॉर्मली हमने नहीं खाया उसके, उसको भी फ्राइड राइस बना के उसके अंदर भी भर भर के नमक ऐड कर दिया। उसके बाद जो हम बाहर से जो अपने फास्ट फूड वगैरह खाते हैं वहां तो फिर भाई बहुत ज्यादा ही होता है, चाहे वो नूडल्स हो चाहे या कोई भी चीज हो, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा अमाउंट में होने वाला है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि हम अननेसेसरी जो हमारी इनटेक है, जो कि ये भी अननेसेसरी है, इसको भी नहीं लेना तो ठीक रहेगा, अगर मतलब इसको भी अवॉइड कर सकते हैं। इसको भी अवॉइड कर सकते हैं, फ्रूट वैसे खा सकते हैं, नमक लेने की जरूरत नहीं है, अवॉइड कर सकते हैं। सैलेड में हम जो डाल रहे हैं अलग से उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। इवन काफी लोग क्या करते हैं, पिकल भी कंज्यूम करते हैं खाने के साथ। और वो पिकल के अंदर आपके दिन का, अगर एक चम्मच भी आप कंज्यूम कर रहे हो, 1 टेबल स्पून, तो आपके दिन का टोटल अमाउंट ऑफ सोडियम इंटेक ऑलमोस्ट हो चुका है 70% के आसपास, क्योंकि बहुत ज्यादा नमकीन होता है वो, बहुत ज्यादा सॉल्ट एडेड होता है उसके अंदर। तो ये भी आप अवॉइड कर सकते हो। अभी ये जो सोर्सेज है ना, इनको हमें हटाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा सोडियम इंटेक कम नहीं होने वाला। ठीक है ना, क्योंकि यही एक ऐसे, ये जो सोर्सेज मैंने बताए हैं बहुत कॉमन है इंडियन फूड के अंदर, और इनको अवॉइड करना जरूरी है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंटेक को बढ़ाते हैं। आप इसको भी अवॉइड कर सकते हो, पैक्ड को। नेचुरल से जितना आ रहा है कंजप्शन, वो देखो नेचुरल को तो अवॉइड नहीं करोगे ऑब्वियसली, ठीक है, नेचुरल से जो आएगा वो आएगा। तो अब बाकी चीजों को अवॉइड कर सकते हो जो आप अननेसेसरी ऐड कर रहे हो। अगर आप अननेसेसरी ऐड जो कर रहे हो उसको बंद नहीं करोगे तो सोडियम इंटेक हाई रहेगा और लॉन्ग रन में प्रॉब्लम्स रहेंगी। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा कंडीशन है जिसको हमें समझना पड़ेगा। इसका टोटल इनटेक होना चाहिए 2000 mg। ठीक है, यानी 2 ग्राम के आसपास। और हमारा दिन में ही अगर मैं ये बात कर लूँ तो ये अगर जो सॉल्ट है, तो सॉल्ट हमारा आपको यूज करना चाहिए, अगर आप घर के अंदर कर रहे हो तो ऑन एन एवरेज आपको 1 टी स्पून के आसपास आप पूरे दिन में यूज करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, बट ऐसा नहीं है, हम लोगों का यूज जो होता है वो 1 टी स्पून तो क्या 1 टेबल स्पून से भी ऊपर चला जाता है। हर चीज के अंदर तो सॉल्ट है। हम दाल बना रहे हैं उसमें नमक है, सब्जी बना रहे हैं उसमें ढेर सारा नमक है, कुछ लोग कर्ड दही में भी नमक डालते हैं, कुछ लोग दही क्या, मैंने इतनी सारी चीजें गिना दी आपको, उनमें नमक ऐड करते हैं। तो फिर इनटेक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसका। तो अननेसेसरी इनटेक जो है वो डेंजरस हो सकता है, याद रखना, ज्यादा लेना भी प्रॉब्लम है, कम लेना तो है ही प्रॉब्लम। तो जितना आप मेंटेनेंस पे रहो उतना ज्यादा बेटर हो जाएगा। बात करते हैं पोटाशियम की। पोटाशियम जो है ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, और ये भी आपको अराउंड 4500 to 5000 mg तक चाहिए होता है, करीबन 5000 mg लिख देता हूँ यहाँ पे, इतना हमें चाहिए होता है। अब ये कैसे हेल्पफुल है, क्योंकि एक तो ये हार्ट की फंक्शनिंग के लिए, हार्ट के रिदमिक फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, उसके लिए भी काम करता है। सेकेंडली आपके जो आईसीएस है ना, आईसीएस में जो वाटर है उसको बैलेंस करने का काम करता है। आईसीएस में वाटर का मतलब क्या है, जो आपके इंट्रा सेल्यूलर स्पेसेस यानी कि सेल के अंदर वाला जो फ्लूइड है, यहाँ पे ये वाटर को बैलेंस करता है। ठीक है, हमने ईसीएस बात करी थी, ये बाहर वाला जो सेल के बाहर वाला पार्ट है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस है, वहां पे कौन फ्लूइड को बैलेंस करता है, सोडियम। इंट्रा सेल्यूलर सेल के अंदर
कौन करता है? पोटाशियम। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर बैलेंसिंग का काम पोटाशियम कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पोटाशियम लेवल ही बहुत डाउनफॉल में चले जाएंगे, मान लो पोटाशियम बहुत कम ले रहे हो आप और सोडियम ज्यादा ले रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आपका ईसीएस वाला स्पेस में वाटर होल्डिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना। आपके सेल्यूलर जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस है वहां पे वाटर बहुत ज्यादा होल्ड हो जाएगा, तो आपकी जो बॉडी है वो फ्लफी, बहुत सॉफ्ट नजर आएगी। और जो मसल मास है आपका, या जो मसल बेलीज है, वो राउंड दिखेंगी ही नहीं, क्योंकि मसल के अंदर क्या है, यहाँ पे क्या है, मसल के अंदर फ्लूइड है, और फ्लूइड कंटेंट बहुत कम है, पोटेशियम आप ले नहीं रहे हो, बट आप सोडियम का इंटेक बहुत ज्यादा कर रहे हो, जिससे कि हाइपरटेंशन तो होने के चांसेस है ही है, साथ में आपके सेल के बाहर में बहुत ज्यादा वाटर होल्ड होने वाला है, जो कि क्या करेगा, आपको सॉफ्ट लुक भी देगा, साथ में हाइपरटेंशन के चांसेस भी बढ़ाएगा, और तीसरी बात जो है कि आपकी मसल भी बहुत वीक दिखने वाली है, क्योंकि मसल के अंदर जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड है 75%, उसी की वजह से तो मसल इतनी राउंड दिखती है, इतनी बेटर अच्छी दिखती है हमें, वो भी आपने बहुत कम ले रहे हो, तो आप वो भी कंडीशन खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोटाशियम के अगर हम नजरिए से देखें तो ईसीएस और आईसीएस का बैलेंस जो बना रहा है वो पोटाशियम बना रहा है, इसलिए पोटाशियम बहुत जरूरी है, इन दोनों की रेशियो मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी ऑप्टिमल फंक्शनिंग होती रहे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्लोराइड, और इसी के अगर हम डेफिशिएंसी की बात करें, मान लो अगर हमारा पोटाशियम बहुत कम हो गया, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं हाइपोकेलेमिया स्टेज। ठीक है, लिख लेना, हाइपोकेलेमिया स्टेज। अगर ऐसा हो गया तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि प्रॉब्लम होगी क्या क्या हाइपोकेलेमिया स्टेज के अंदर, क्योंकि आपका एक्सेसिव इंटेक होगा सोडियम का, तो आपका हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन तो बनेगी ही बनेगी, साथ में आपकी बॉडी में वो बहुत सॉफ्ट लुक आने वाला है। ठीक है, और बॉडी रिटेन नहीं कर पाएगी आपकी बॉडी में फ्लूइड को आपके सेल के अंदर, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, वीक तो लगेंगे लगेंगे, साथ में बॉडी बहुत सॉफ्ट नजर आएगी, और चक्कर वक्कर आना और वो क्रैम्प्स वगैरह पड़ना वो तो कॉमन ही है। नेक्स्ट आता है आपका एक और मिनरल जिसको हम बोलते हैं क्लोराइड। ठीक है, अब क्लोराइड जो है ना, वो इन दोनों के बीच का एक बहुत बड़ा, मतलब आप कह सकते हो, आ, इन दोनों के बीच का फंक्शन करवाने के लिए क्लोराइड बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्लोराइड इनके बीच में जो ईसीएस और आईसीएस के बीच में स्पेसेस है ना, जैसे मान लो ये आपका इंट्रा सेल्युलर स्पेसेस है, ये आपका एक्स्ट्रा सेल्युलर है, ईसीएस ये है, और ये है आपका आईसीएस। अब जो इन दोनों के बीच का बैलेंस है ना, इन दोनों के बीच की परमिएबिलिटी है, इसको बैलेंस रखता है, यानी कि इसके बीच में सेल के अंदर क्या जाएगा, सेल के बाहर क्या जाएगा, और इन दोनों के बीच में जो मेंटेनेंस बना के रखनी है वो क्लोराइड करता है। ठीक है, तो आपकी परमिएबिलिटी का काम, मतलब क्या चीज अंदर जाएगी सेल के, क्या चीज नहीं जाएगी, उस चीज को मेंटेन करना, दोनों के बीच में वाटर को बैलेंस रखना, मतलब जो बाहर वाटर का बैलेंस है और अंदर वाटर का बैलेंस है, दोनों के जो मेंटेनेंस है वो ये रखता है। ठीक है, क्लोराइड, इसके बिना ये काम नहीं होना। उसके बाद आपके जो जीआई ट्रैक्ट है उसकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है ये, मतलब हमारे गट की हेल्थ के लिए जरूरी है। चौथी बात, जो हमारे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसकी प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे डाइजेशन को के लिए भी क्लोराइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तीन चार जो मेन फंक्शन है वो क्लोराइड के हैं, मतलब क्लोराइड अगर नहीं होगा तो आपका जो ये दोनों के बीच का बैलेंस है ना वो नहीं बनेगा, और अगेन वो हाइपरटेंसिव सिचुएशन और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कंडीशन बन सकती है, फ्लूइड डिसबैलेंस की कंडीशन बन सकती है, डायरिया जैसी कंडीशन बन सकती है, बॉडी में वाटर का बैलेंसिंग नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्लोराइड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना सोडियम एंड पोटाशियम है। ठीक है ना, और ये भी जरूरी हो जाता है। अब देखो, तीनों चीजें जरूरी हैं, तो फिर इसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में इसीलिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसे जल्दी जो बॉडी से डिप्लीशन होता है वो ना इन्हीं चीजों का होता है, तो इसलिए हम इनको अलग से पढ़ रहे हैं, ताकि हम इनको ऐसी कंडीशन अगर आती है तो हम इसको इनटेक कर सकें। अब वैसे तो हमारे फूड सोर्सेज के अंदर है, ये पूरे दिन के अंदर हमें अलग से कुछ लेने की जरूरत होती नहीं है, कि भाई हम अलग से ORS पी रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, जरूरत नहीं होती, तो फूड सोर्सेज के अंदर तो भर भर के है ये ऑलरेडी। अगर हम बात करें, चाहे वो राइस है, राइस और दाल भी अगर आप कंज्यूम करें, मान लो आपने चावल खाए और उसके साथ कोई दाल खा ली, और इसके अंदर ऑलरेडी है, दाल में ऑलरेडी आपको सोडियम मिल जाएगा, दाल में पोटाशियम भी है, राइस में भी कुछ अमाउंट में है, तो ऑलरेडी आपको सोडियम और पोटाशियम मिल गया, और जो आपने नमक ऐड किया हुआ है दाल के अंदर अलग से, उसके अंदर क्लोराइड भी है, तो आपका सोडियम क्लोराइड ही होता है उसके अंदर। तो भैया ये तीनों चीजें तो आपको एक बेसिक सोर्स से मिल गई, चाहे आप चपाती अपना जो चपाती खा रहे हो उसके अंदर आपको पोटाशियम मिल जाएगा, उसके अंदर आप जो बाकी दाल सब्जी खा रहे हो उसके अंदर सोडियम मिल रहा है आपको, सोडियम क्लोराइड। तो वैसे तो फूड सोर्सेज के अंदर है ही है ये,
है ना। बनाना खा रहे हो उसके अंदर मिल जाएगा, बनाना के साथ कोई कर्ड वगैरह दही वगैरह खा रहे हो उसमें डेयरी के अंदर भी है। लेमन वाटर पी रहे हो उसमें भर भर के है, कोकोनट वाटर पी रहे हो उसमें भर भर के है, जो बाकी आपके जो फ्रूट्स वगैरह खा रहे हो उसके अंदर है। तो जब ये सारी चीजों के अंदर है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई इसको, ये तो पूरा हो जाएगा अपने आप से, इवन ज्यादा ही होगा। पर प्रॉब्लम यहाँ है ना कि अगर ये पूरा ना हो, और खास करके प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, हम ड्यूरिंग वर्कआउट की बात कर रहे थे। इलेक्ट्रोलाइट्स की जो सबसे बड़ी नीड है ना वो ड्यूरिंग वर्कआउट है, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो तो डिप्लीशन बहुत जल्दी होता है, और हमारी बॉडी से बहुत जल्दी डिप्लीट होता है। और स्पेशली याद रखना, जब भी हम 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं, और दूसरा कंडीशन क्या है कि डायरेक्ट एक्सपोजर है। डायरेक्ट एक्सपोजर का मतलब क्या है कि हम आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं, सूरज सीधा सीधा हमारे सिर के ऊपर है, कोई भी बीच में क्या है, कोई भी बीच में ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके अंडर हम काम करें। जैसे मान लो अगर हम जिम के अंदर बात करें, तो जिम के अंदर तो हमारा आजकल क्या है, एक तो जिम के अंदर है हम, वहां पे टेम्परेचर का फर्क पड़ जाएगा। दूसरा एक तो आजकल एयर कंडीशन होते हैं। तो अगर मान लो कि मैं जिम के अंदर वर्कआउट कर रहा हूँ, बाहर टेम्परेचर कुछ भी हो, जिम के अंदर मेरा जो है एयर, एसी वगैरह लगे हुए हैं, और अंदर का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। अब बाहर का टेम्परेचर मैटर नहीं करता मेरे लिए, है ना, क्योंकि मैं इस जगह के हिसाब से मेरी बॉडी एक्ट करने वाली है, इस जगह के हिसाब से काम होगा। बट अगर डायरेक्ट एक्सपोजर हो, मान लो मैं मैराथन रनर हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस रनर हूँ, बाहर 40 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, और मैं तो बाहर ही भागूंगा ना, बाहर ही मैंने रनिंग करनी है, बाहर ह्यूमिडिटी बहुत है, गर्मी बहुत है। अब इस कंडीशन में जो स्वेटिंग होगा मेरा वो तो बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो अब जब स्वेटिंग बहुत ज्यादा होने वाला है, डिप्लेशन बहुत ज्यादा होने वाला है, तो इस कंडीशन के अंदर आपको वाटर भी चाहिए और इलेक्ट्रोलाइट्स भी चाहिए। इनके बिना काम नहीं बनेगा, ये दोनों कंपलसरी हो जाएंगे अगर ऐसा कंडीशन है। देखो, 40 डिग्री से ऊपर सेल्सियस, डायरेक्टली आप बाहर काम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, स्वेटिंग बहुत ज्यादा है, ये तीन कंडीशन अगर हैं तो आपको इलेक्ट्रोलाइट प्लस वाटर लेना पड़ेगा। अगर आप जिम के अंदर हो, बाहर टेम्परेचर मैटर करता नहीं है, 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपने बनाया हुआ है, उससे कम है या 20 से कम है या 24 से भी कम है, तो इस कंडीशन में भी आपको नो नीड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब यहाँ पे कोई अलग से इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने की जरूरत नहीं है ड्यूरिंग वर्कआउट। आप अगर पानी भी पियोगे तो आपका काम चल रहा है। बात समझ में आ रही है? ये बात क्लियर है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे डिप्लीशन उतना नहीं हो सकता ना, आप उतना डिप्लीट कर ही नहीं सकते बॉडी को। बट इस कंडीशन में तो डिप्लीशन जो होगा वो बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे तो आपको इलेक्ट्रोलाइट लेना जरूरी है और पानी लेना जरूरी है, तो आप कहाँ से वो चीजें बैलेंस करने वाले हो? एक तो आप यहाँ से क्या ओआरएस ले सकते हो पानी के साथ, है ना, वाटर प्लस ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन, या फिर आपका इलेक्ट्रोल पाउडर्स भी आते हैं मार्केट में, उसको भी ले सकते हो। या अगर ये नहीं लेना तो इसके अलावा भी बहुत ऑप्शंस होते हैं आपके पास, आप होममेड इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक बना सकते हो। होममेड इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स, अब वो कैसे बनाते हैं? हम एक बॉटल लेते हैं, बॉटल में हम क्या डालते हैं, 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर, ठीक है, वन 1/3 टी स्पून ऑफ नमक यानी सॉल्ट, और उसके बाद आपका लेमन स्क्वीज कर देते हैं वहां पे वाटर में। ठीक है भैया, इसको आप अगर मिला के कंज्यूम करते रहोगे, ये आपका बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है। और ये बिल्कुल आपको इसके अंदर पोटेशियम भी मिल रहे हैं, इसके अंदर आपको सोडियम भी मिल रहे हैं, इसके अंदर आपको क्लोराइड भी मिल रहा है। भाई ड्यूरिंग फैट लॉस हो चाहे आपका गेनिंग हो, अगर ये नहीं लोगे तो काम खत्म हो जाएगा, अगर एक्सरसाइज अगर इस लेवल की है तो। और समझ में आ रही है? फैट लॉस की तो बाद में बात आती है। अगर आपका एक्टिविटी फैक्टर उतना है और मैंने बताया कंडीशन वैसी है, तो चाहे आप फैट लॉस में हो चाहे गेनिंग में हो, आपको लेना पड़ेगा। अगर नहीं लोगे तो काम खत्म है, कोलैप्स हो जाओगे डायरेक्ट आपके वर्कआउट के बीच में ही। बात समझ में आ गई? बट कंडीशन ये होनी चाहिए ना, आपको मैंने क्या बताया, कंडीशन देखो क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर है। दूसरा कंडीशन क्या है, डायरेक्ट एक्सपोजर है, मतलब बाहर वर्कआउट कर रहे हो। तीसरा कंडीशन क्या है, आपकी एक्टिविटी लॉन्ग रन है।
मतलब एक्टिविटी आपकी ड्यूरेशन वाली है, 1 1.5 घंटा एक्सरसाइज करोगे या उससे ऊपर एक्सरसाइज करोगे। चौथी कंडीशन भी ये लगा लो कि आपकी बहुत ज्यादा स्वेटिंग भी हो रही है। ठीक है, ऑब्वियसली जब आप इस कंडीशन पे काम करोगे तो स्वेटिंग तो होगा ही भर भर के। ओके, तो आप यहाँ पे आपको फिर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट दोनों चाहिए, वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट। अगर कोई और कंडीशन है, जैसे जिम वाला वर्कआउट होता है नॉर्मली, जो हम 1 1.5 घंटा भी कर लेते हैं, बट अंदर टेम्परेचर बहुत ठंडा है या नॉर्मल है, तो उस कंडीशन में फिर जरूरत नहीं पड़ती है हमें वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स की। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया ये पॉइंट? क्योंकि अगर अननेसेसरी इलेक्ट्रोलाइट्स लोगे ना तो वो भी सही नहीं है। ठीक है, अगर अननेसेसरी इलेक्ट्रोलाइट्स ले जा रहे हो, मान लो आपको जरूरत नहीं है और आप ऐसे ही फीड करते रहते हो, ज्यादा फीड करते रहते हो, तो फिर वो और वो भी ठीक नहीं है। शुगर से इशू नहीं होगा फैट लॉस में? यार मेरे को ये बताओ कि आपका ये शुगर फैट लॉस में मैटर करता भी है? एक, जो आप 1 टेबल स्पून शुगर ले रहे हो, ये क्या मैटर करता है आपके लिए? 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर, बताओ कितनी कैलोरीज होंगी इसमें? ये बताओ आप, अप्रोक्सीमेट कितनी कैलोरीज होंगी 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर के अंदर? क्या इतनी कैलोरीज जो आपको 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर के अंदर मिल रही हैं, यही फैट लॉस को डिसाइड करती हैं क्या? फिर ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का अपना इंपॉर्टेंस है, उसको समझना जरूरी है। अगर उसको नहीं लेंगे तो वो प्रॉब्लम में हम आ जाएंगे। चलो बात करते हैं वॉलेंटरी डिहाइड्रेशन की। वॉलेंटरी डिहाइड्रेशन और इनवॉलेंटरी डिहाइड्रेशन, या सिंपली हम कह लेते हैं कि यार जो एथलीट्स वाटर इनटेक को डिक्रीज कर देते हैं, वो क्यों करते हैं? अब इसमें एक आते हैं जो वाटर इनटेक को बहुत कम कर देते हैं, जिसको हम नेचुरल डिहाइड्रेशन कह सकते हैं, वॉलेंटरी डिहाइड्रेशन कह सकते हैं। वॉलेंटरी डिहाइड्रेशन के भी दो वो हैं, मतलब वॉलेंटरी का मतलब हो गया जानबूझ के जो डिहाइड्रेट कर रहे हैं। तो वॉलेंटरी डिहाइड्रेशन में भी दो तरह के एथलीट्स आते हैं। ठीक है, एक ऐसे एथलीट जो किसी फॉरेन ड्रग्स का यूज कर रहे हैं डिहाइड्रेशन करने के लिए। ठीक है, एक ऐसे आते हैं जो कि नेचुरली कर लेते हैं। हालांकि दोनों ही कंडीशन, दोनों ही जो कंडीशन है वो डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए, बट करा जाता है इस चीज को नेचुरली। फिर भी नेचुरली जो होती है डिहाइड्रेशन, वो फिर भी थोड़ा बहुत आप कह सकते हो सेफ ऑप्शन है, बट जो आपकी ड्रग्स के साथ होती है वो सेफ ऑप्शन नहीं होता हमारे लिए। अभी क्यों किया जाता है, देखो नेचुरली अगर मान लो कोई मैं वेट लिफ्टर हूँ, कोई एथलीट हूँ जहाँ पे वेट की एलिजिबिलिटी है, मतलब अगर मैं 60 kg का हूँ तो ये कंपटीशन कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकता। या ऐसा जो आपके कॉम्बैट स्पोर्ट्स होते हैं वहाँ पे तो वेट का रहता ही है, चाहे वो आपका रेसलिंग हो, चाहे आपका जूडो हो, चाहे आपका बॉक्सिंग हो, है ना, ऐसे स्पोर्ट्स में तो वेट चाहिए चाहिए। मान लो मेरा वेट नहीं आता, मैं 75 kg का हूँ, मेरे को 72 kg में लड़ना है, 72 kg मेरे को एलिजिबिलिटी चाहिए, 3 किलो कम करना है मुझे 3 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर। अब पॉसिबल है कि मैं 3 kg फैट लॉस कर लूँ 1 2 दिन के अंदर? एडवांस लेवल पे तो बहुत बहुत मुश्किल होता है 3 किलो का फैट लॉस करना, वो भी 1 2 दिन के अंदर, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करोगे? आप वेट लॉस कर सकते हो। वेट लॉस टेक्निकली वाटर लॉस कर सकते हो, क्योंकि वाटर डिप्लीशन जो है वो पॉसिबल है इतना टाइम तक। और आप इवन वाटर लॉस करके अपना बॉडी का 3 4 किलो तो आराम से कम कर सकते हो। ठीक है ना, तो हम वही चीज यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। अब नेचुरली जो वाटर मतलब डिहाइड्रेशन होती है, इसमें क्या करना होता है हमें? एक तो हमारा एक्सरसाइज का लेवल बढ़ जाता है और इनटेक का लेवल कम हो जाता है। क्या हो जाएगा? मैं एक्सरसाइज करूंगा बहुत ज्यादा, एक्सरसाइज करूंगा काफी ज्यादा।
लॉन्ग रन तक। और ऐसी ऐसी चीजों का यूज करूंगा, जैसे हुडी हो गया या गर्म कपड़े हो गए, विंड शीटर्स वगैरह हो गए, उनका यूज करूंगा, और एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करूंगा, ताकि मेरी बॉडी से वाटर डिप्लीट हो, है ना, पानी निकले बेसिकली। और इनटेक मैं करूंगा नहीं, है ना, इनटेक ऑफ वाटर होगा बहुत कम, इनटेक ऑफ वाटर होगा लेस, यानी काटा लगा दिया। तीसरा बात होता है कि इसमें हम लेस इनटेक ऑफ सोडियम करते हैं, लेस इनटेक ऑफ सोडियम, ताकि हमारी बॉडी रिटेन ही ना करे वाटर को। ठीक है। और चौथी बात, हम कार्ब्स भी बहुत कम कर देते हैं, कार्ब्स भी लेस कर देते हैं। ठीक है। अब कार्ब्स जो है, वो कार्ब्स का नेचर भी क्या, हाइड्रोफिलिक है, यानी वाटर को अट्रैक्ट करता है वो भी, अगर जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्ब्स लोगे उतना ज्यादा बॉडी होल्ड करेगी वाटर को। ठीक है। तो वो भी हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, कार्ब्स भी लेस कर दिए। तो एक तो एक्सरसाइज करी बहुत ज्यादा, दूसरा इनटेक ऑफ वाटर को कम कर दिया, तीसरा सोडियम इनटेक कम कर दिया, कार्ब्स भी कम कर दिए। अब इस कंडीशन में अगर ऐसे ही चलता रहा तो बॉडी काफी जल्दी वाटर को डिप्लीट कर देगी, है ना, पानी बहुत कम हो जाएगा बॉडी से। और यही कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है 1-2 दिन तक। तो ये तो हुआ नेचुरल डिहाइड्रेशन। इवन इस नेचुरल डिहाइड्रेशन को और ज्यादा अगर करने के लिए, मान लो अगर उन्होंने उसने किया और स्टिल उसका आधा 1 किलो ज्यादा आ रहा है, तो 1-2 किलो तक उसने कम कर लिया, फिर भी आधा किलो ज्यादा आ रहा है, और अभी कंपटीशन मतलब जो उसका वेइंग है वो आपका 1-2 घंटे के बाद है, 3 घंटे के बाद है। अब इस कंडीशन पे भी ऐसे ही करते हैं एथलीट, और ज्यादा वाटर को डिप्लीट करते हैं। वो क्या करते हैं, और हुडीज पहनेंगे, विंड शीटर पहनेंगे, भागेंगे भागेंगे भागेंगे, खूब भागेंगे। ठीक है। और अगर फिर भी हमको उनमें एनर्जी नहीं बची, बहुत लिथार्जिक फीलिंग, बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, फिर भी क्या करते हैं, स्टीम बाथ वगैरह ले लेते हैं कई बार तो, है ना, गर्म जगह पे अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है तो ये क्या करते हैं, कुछ किसी ऐसे एरिया पे जाएंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, वहां पे अपने, जैसे मान लो कि अभी के टाइम पे अगर ऊपर टेम्परेचर ज्यादा है, तो जाएंगे और ऐसे एरिया पे जहाँ पे बहुत ज्यादा धूप है, गर्मी है, वहां पे लेट जाएंगे और ओढ़ लेंगे किसी चीज को। इससे क्या होगा, वाटर और ज्यादा बॉडी से डिप्लीट हो जाएगा। तो वाटर डिप्लीशन और ज्यादा इस तरीके से हो जाता है। और आपका वेइंग जो है ना वो आने वाला है, आप सही वेइंग में आ जाओगे, उसके बाद फिर आप इन सारी चीजों को रीबैलेंस कर लेते हो। क्योंकि अगर एक बार ही आप वेइंग में क्वालिफाई हो गए, उसके बाद फिर से वेट नहीं होता आपका, भले उसके बाद 2 किलो बढ़ जाए, भले ही 3 किलो बढ़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है। तो ये तो हो गया वॉलेंटरी डिहाइड्रेशन। अब एक होता है डी वॉलेंटरी डिहाइड्रेशन, जो कि ड्रग्स के माध्यम से, ड्रग्स के इनटेक से होता है। अब उस कंडीशन में भी चीजें एप्लीकेबल तो कुछ हद तक यही होती हैं, एक्सरसाइज वगैरह आप कर ही रहे होते हो, इन सारी चीजों का आप कर रहे होते हो, बट वहां पे आप यूज करते हो ड्रग्स का। ठीक है। अब वो ड्रग्स का कैसे यूज होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ मैं। हाँ, जैसे कि मान लो कि बहुत कॉमन सी मेडिसिन है, कॉमन सा ड्रग है जिसको लेसिक भी हम कह देते हैं। अब ये वाला मेडिसिन काफी ज्यादा यूज होता है, इसके अलावा भी काफी सारी मेडिसिन यूज होती हैं जो कि आपके वाटर को डिप्लीट कर देती हैं बॉडी से। ऐसे स्टिमुलेंट होते हैं जो किडनीज पे इम्पैक्ट करते हैं और आपके बॉडी से वाटर को एक्सेसिवली बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, है ना, फिल्ट्रेशन को प्रमोट करके और ज्यादा आपके बॉडी से पानी को बाहर निकालते हैं। जैसे मान लो ये है आईसीएस, ठीक है, और इसके अंदर भी फ्लूइड है, और ये है आपका ईसीएस। ठीक है। अब बॉडी बिल्डर्स क्या चाहते हैं, एथलीट्स क्या चाहते हैं, स्पेशली बॉडी बिल्डर्स की अगर बात करें तो वो चाहते हैं कि यार अगर हम अपनी मसल बेली राउंड दिखानी है, क्योंकि वो कंडीशन तो हो चुके हैं, है ना, फुल्ली कंडीशन हो चुके हैं, सॉरी कंडीशन ही, फैट लॉस उनका अचीव हो चुका है, बस उनकी कंडीशनिंग रह गई है, मतलब जो बाहर से और ज्यादा शार्प लुक है या वेस्कुलैरिटी है वो रह गई है। उसको अचीव करने के लिए क्या करना चाहते हैं कि ये जो ईसीएस में वाटर है ना, जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में वाटर है, इसको डिप्लीट करना चाहते हैं, इसको निकालना चाहते हैं। और इसको निकालने के लिए इनको क्या करना पड़ता है, इसको निकालने के लिए इनको डिप्लीशन प्रोसेस पे आना पड़ेगा। तो वो डिप्लीशन प्रोसेस पे आने के लिए ये, मतलब जो बाहर 25% ऑफ वाटर है ना, ये इसको भी निकालना चाहते हैं, ताकि अगर ये 25% ऑफ वाटर निकाल दें तो ये वाला जो पार्ट होगा ये बहुत पतला हो जाएगा, है ना, जो स्किन वाला पार्ट है, क्योंकि ये कौन से वाले स्पेस में है, अगर हम बात करें एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंड देन आपका जो मसल शुरू होता है, तो ये क्या कहता है कि आपके सेल के बाहर वाला जो स्पेस है, अगर वहां पे फ्लूइड की लेयर काफी ज्यादा होगा, सबकुटेनियस वाटर बहुत ज्यादा होगा, तो आपका सेल, जो आपका मसल बेली है, वो इतनी राउंड दिखेगी नहीं, स्किन इतनी पतली नहीं दिखेगी, है ना। और वो वाटर की वजह से आपका जो है ना, काफी ज्यादा आप सॉफ्ट दिखोगे। तो ये चाहते हैं कि इसको और कम कर दिया जाए, इसको रिड्यूस कर देंगे तो आपकी जो मसल बेली है, मतलब ये वाला पार्ट है, ये और ज्यादा राउंड दिखेगा और ज्यादा श्रेडेड दिखेगा। तो इसको बेसिकली ये कम करना चाह रहे हैं, रिड्यूस करना चाह रहे हैं।
ठीक है, तो इसके रिडक्शन के लिए करते होते हैं ये सारी चीजें। अब रिडक्शन के लिए क्या करेंगे, अब ये ड्रग्स का यूज भी करते हैं। मान लो ये सेल है, ये बाहर वाला वाटर है, ठीक है। और मैंने बताया था ये क्या होते हैं आपके सोडियम गेटेड चैनल्स, और ये होते हैं आपके पोटेशियम गेटेड चैनल्स। तो जब आप मान लो कोई मेडिसिन ले रहे हो स्पेसिफिकली, अगर हम बात करें लेसिक, लेसिक का मैकेनिज्म क्या होता है, ये आपके सोडियम गेटेड चैनल्स को ओपन कर देता है, यहाँ से जाएगा और इंटरैक्ट करेगा, और सोडियम गेटेड चैनल्स को ये ओपन कर देगा, मतलब खोल देगा। अब जब ये खोल जाएंगे तो आपके जो फ्लूइड है वो आपकी बॉडी से एलिमिनेट होना शुरू हो जाएगा यहाँ से। इवन आपके जो पोटाशियम गेटेड चैनल है वो भी ओपन कर देता है, और साथ में आपका आईसीएस से भी वाटर डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। मतलब आपकी बॉडी से वाटर डिप्लीशन शुरू हो गया, और जो आपकी किडनीज हैं वो एक्सेसिवली वाटर को बाहर निकाल रही हैं। ठीक है, और फाउंटेन की तरह बॉडी हमारा काम करना शुरू कर देती है, फाउंटेन की तरह मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन। ठीक है ना, इतना ज्यादा प्रॉब्लम जो है यूरिनेशन हमें होना शुरू हो जाएगा, मतलब हमारी बॉडी क्या कर रही है, पानी को बॉडी से बाहर निकाल रही है। और वापस हम ले नहीं रहे हैं, क्योंकि वो सारी प्रैक्टिसेस तो चल ही रही हैं, एक्सरसाइज करना, पानी ना लेना, वो सारी चीजें हम कर रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारा बॉडी फ्लूइड है वो बहुत कम हो चुका होगा, है ना। अब सेल के अंदर भी फ्लूइड का कंटेंट कम बच गया है, और बाहर जो सेल के बाहर है वो भी फ्लूइड बहुत कम बच गया है। इससे क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है वो श्रेड तो दिखना शुरू हो जाएगी, मतलब बहुत श्रेड दिखना शुरू हो जाएगी, बट साथ के साथ हम बहुत वीक फीलिंग भी हमें आना शुरू हो जाएगी, बहुत कमजोर हम फील कर रहे होंगे, है ना। बहुत एक तरीके से आप कह सकते हो एक्सरसाइज करने में भी बड़ी आपको दिक्कत आ रही है, कंफ्यूजन हो रही है, समझ में नहीं आ रही चीजें, ऐसा कंडीशन हो जाएगा। भले ही आप श्रेड दिख रहे हो, पर आप उतने ह्यूज भी नहीं दिख रहे हो, क्योंकि आपकी मसल बेलीज के अंदर से भी वाटर डिप्लीशन हुआ है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर मान लो फिर भी ये लेसिक वगैरह यूज करते रहे, अभी तो बॉडी से वाटर डिप्लीशन हो गया, मान लो कोई और ज्यादा इसको यूज करना शुरू कर दे, और ज्यादा इसको ले, और ज्यादा ले, फिर क्या होगा। क्योंकि ये तो बहुत डेंजरस कंडीशन बन जाएगी ना, आप और ज्यादा बॉडी आपकी डिप्लीट करना चाहेगी। अब डिप्लीशन जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो होगा क्या देखो। अब आई आई ईसीएस में तो वैसे ही बहुत कम फ्लूइड है, आईसीएस के अंदर भी बहुत कम फ्लूइड है, और बॉडी चाहती है कि हम और ज्यादा फ्लूइड को निकालें बाहर से। तो बॉडी क्या क्या एक्ट कर रही है, उसे पता है कि अगर और ज्यादा डिप्लीशन हो गया तो मेरा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे सोडियम लेवल्स वैसे ही ड्रॉप आउट हो चुके हैं, है ना। और पोटाशियम वगैरह तो चलो मैं स्टिल कंज्यूम कर रहा हूँ ताकि बॉडी बैलेंस कर सके आपके आईसीएस को। पर अगर ये लेवल बहुत कम हो जाएंगे तो कोलैप्स आना बिल्कुल लाजमी है, क्रैम्प्स वगैरह पड़ेंगे बिल्कुल ही, आप क्या कर पाओगे, कोई भी एक्टिविटी ही नहीं कर पाओगे, आप अच्छे से सोच ही नहीं पाओगे, कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सब ये चीजें क्रिएट होने वाली हैं। अब बॉडी को पता है कि अगर यही चीजें सेम चलती रही, मैं तो बहुत बुरी कंडीशन में फंस गई, है ना, और इवन ये कोलैप्स भी हो सकता है बॉडी का। तो बॉडी इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या करती है, जो आपके बॉडी में ऐसे हार्मोन है जिनको हम बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन ये रिलीज करती है। ये हार्मोन की अगर हम बात करें तो वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं इसको, वैसोप्रेसिन कहाँ से रिलीज होता है, आपके पिट्यूटरी से रिलीज होता है। और एक होता है आपका एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन। ये क्या है, ये दोनों आपके एंटी डायरेटिक हार्मोन है भैया। ये हार्मोन क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं और ये आपके गेटेड चैनल्स को बंद कर देते हैं। ठीक है, गेटेड चैनल्स को बंद कर देंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो डिप्लीशन था वो नहीं हो पाएगा, और आपकी बॉडी समहाउ बचा लेगी खुद को इन हॉर्मोन्स की मदद से। इनको बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है, अगर ये इनकी मदद से बचा लिया तो ठीक है, तो हम सरवाइव कर जाएंगे। अदरवाइज मान लो कि अगर मैं फिर भी नहीं समझता और फिर भी नहीं संभलता, और मैं फिर भी ये यूज करते रहता हूँ डायरेटिक्स 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 रोज रोज, और वाटर इनटेक तो वैसे ही कम है, तो फिर क्या होगा, काम खत्म। जो कि आपने काफी बार देखा भी होगा, बॉडी बिल्डिंग स्टेज के ऊपर, या फिजिक मॉडल के साथ, या वैसे भी काफी जगह पे आपने देखा होगा लोगों को कोलैप्स करते हुए, जो बहुत ज्यादा श्रेड होते हैं। ठीक है ना, जो क्या करते हैं, जो बहुत ज्यादा श्रेड होते हैं, जो अपनी बॉडी को मतलब फोटोशूट वगैरह के वाले कंडीशन में लेके जा रहे होते हैं, उन लोगों के साथ आपने काफी बार देखा होता है वो बेहोश हो जाते हैं,
और इवन अगर सही टाइम पे उनको चीजें नहीं फीड करी इमिडिएटली, तो फिर उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाता है और काम खत्म हो जाता है। ठीक है, देखो फिर से समझ लो, मैंने क्या बताया, ये आपका आईसीएस है ना। आईसीएस इंट्रा सेल्युलर स्पेसिस, यहाँ पे जो वाटर को बैलेंस करता है उसको हम कहते हैं पोटाशियम। पोटाशियम यहाँ पे क्या करता है, वाटर को बैलेंस करता है, होल्ड करता है। यहाँ पे आपका सोडियम करता है, जो आपका आईसीएस होता है, इन एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेसिस। ठीक है, तो जब हमने क्या किया, हमने कोई ऐसी मेडिसिन ली जैसे लेसिक वगैरह हो गया, तो ये क्या करती है, वाटर को डिप्लीट करती है, ताकि हम श्रेड हो जाएं, ये बाहर का जो फ्लूइड है ये सेल के बाहर का, ये भी कम हो जाए और हम बहुत ज्यादा श्रेडेड दिखें। इसलिए भी किया जाता है, बाकी वॉलेंटरी वेट वगैरह कम करने के लिए भी करते हैं लोग। तो यहाँ से क्या हुआ है, लेसिक ने इनके चैनल्स को ओपन कर दिया, है ना। सोडियम बॉडी रिटेन नहीं कर पा रही है, और एक्सेसिवली बॉडी क्या करेगी, फिर बॉडी से पानी निकालेगी बाहर, जब बॉडी में वही रिटेंशन ही नहीं है। ठीक है, ओपन कर दिया आपके सोडियम और पोटेशियम गेटेड चैनल्स को, जिससे वाटर आपका डिप्लीट होना शुरू हो गया, वाटर आपकी बॉडी से बाहर होना शुरू हो गया, फाउंटेन की तरह बॉडी काम कर रही है। ठीक है, तो अगर यही सेम चीज चलती रही तो ये काम होता रहेगा और डिप्लीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और डिप्लीशन जब बहुत ज्यादा हो गया, बॉडी एक सर्वाइवल स्टेज को हिट कर गई, बॉडी को लग रहा है कि अब नहीं मेरा काम बचने वाला, मेरा काम खत्म हो जाएगा अगर सही तरीके से नहीं बैलेंस किया। तो बॉडी क्या करती है, वापस से आपके एंटी डायरेटिक हार्मोन को रिलीज करती है, एंटी डायरेटिक हार्मोन को रिलीज करती है, और इसको रीबैलेंस कर लेती है। रीबैलेंस कैसे कर लेती है, क्योंकि आपके ये जो सोडियम गेटेड चैनल्स हो और आईसीएस वगैरह हैं, इनको ये क्लोज कर देता है आपके जो आपके हॉर्मोन्स हैं, और जिसकी वजह से आप बच जाते हो। कौन से हार्मोन होते हैं, वो एल्डोस्टेरॉन होते हैं। जो एल्डोस्टेरॉन कहाँ से रिलीज होता है, बेसिकली आपके एड्रेनल ग्लैंड से। और ऐसे ही आपका वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है। वैसोप्रेसिन ये भी आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ये भी आपका कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी से रिलीज होता है। तो इस तरीके से आपकी बॉडी आपको बचा लेती है ऐसे बुरी कंडीशन से। ओके, तो ये होता है। क्लियर। अब हम जल्दी से समझ लेते हैं पीक वीक का क्या सिनेरियो है, क्या खेल है इसका सारा। पीक वीक भी एक ऐसा प्रैक्टिस है जो कि मेनली बॉडी बिल्डर्स, फोटोशूट वाले मॉडल्स, ये लोग करते हैं। अब ये भी एक डेंजरस कंडीशन है अगर हम बॉडी के हिसाब से बात करें तो, पर ये किया जाता है ना। बॉडी बिल्डर्स वगैरह यूज करते हैं, हालांकि बहुत वीक कंडीशन होती है ये बॉडी की, पर फिर भी यूज होता है, तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ। अब पीक वीक इसलिए किया जाता है ताकि जो फैट लॉस अचीव हो चुका है ऑलरेडी, देखो फैट लॉस अचीव कर चुके होते हैं बॉडी बिल्डर्स, उसके बाद पीक वीक होता है। काफी लोग ये समझते हैं कि पीक वीक इसलिए होता है कि हम फैट लॉस कर लें ना। फैट लॉस ऑलरेडी अचीव्ड है, ऑलरेडी आप सिंगल डिजिट में हो, बट आप इसलिए कर रहे होते हैं फैट लॉस ताकि जो बॉडी का वाटर है रिटेंशन जो बाहर है, उसको वाटर को डिप्लीट कर दिया जाए, ताकि हमारी बॉडी बहुत श्रेड दिखे। जो भी मैंने सिनेरियो समझाया था उस चीज के लिए ही ये किया जाता है बेसिकली पीक वीक। ठीक है, तो अब इसमें करते क्या है वो देख लो। इसमें अलग अलग प्रैक्टिसेस होती हैं मेनली, जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। क्या प्रॉब्लम है आज, ये जूम अपडेट हुआ है, थोड़े इसमें चेंज हो गए सॉफ्टवेयर, सॉरी जो टूल्स हैं वो थोड़े से बदल गए हैं। एक मिनट दो मुझे।
तो हम यहाँ पे पीक वीक बनाएंगे अभी, ठीक है। तो 5-6 दिन का बनाते हैं, ठीक है। वैसे हर किसी का पीक वीक जो होता है वो अलग बनता है, उसकी बॉडी की कंडीशन के हिसाब से, वो किस लेवल पे है उसके हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसकी बॉडी की होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से बनाया जाता है पीक वीक। तो हर किसी का अलग बनता है, बट सिर्फ एक बेस तरीका मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है, ताकि आपके दिमाग में वो आइडिया आ जाए कि मेन रीजन क्या है पीक वीक का। पीक वीक में डिहाइड, अरे क्यों नहीं होता, देखो तो सही, अभी अब समझ आ जाएगा आपको कैसे नहीं होता। मैंने अभी तो बताया, इससे पहले वाला जो मैंने आपको काम बताया कि बॉडी वहां पे डिप्लीटेड स्टेट में होती है, वाटर को हम इतना कम कर देते हैं, क्यों? वो डिप्लीशन ही तो है, वो डिहाइड्रेशन ही तो है ना आपका। एक सेकंड। वो डिप्लीशन स्टेट ही तो है वो। अब देखो, मान लो अभी कितने दिन का बना रहे हैं हम, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ठीक है, 6 दिन का बना रहा हूँ अभी। अब ये 6 दिन में क्या करते हैं हम, क्योंकि मेरा ये बिल्कुल कंपटीशन के पास वाला टाइम है या फोटो शूट के पास वाला टाइम है, इसमें मेरा को ये अचीव करना है कि मेरी बॉडी बिल्कुल ड्राई दिखे, है ना, कंडीशन दिखे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मेरे को करने हैं कार्ब्स ऑफ। क्या करने हैं? कार्ब्स ऑफ करने हैं, कम करने हैं। क्यों करने हैं कार्ब्स कम? मैंने बताया था कार्ब्स का नेचर क्या होता है, होल्डिंग नेचर है, क्योंकि आपके जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन होगा उतना ज्यादा आपकी बॉडी क्या करेगी, होल्ड करेगी, वाटर को रिटेन करेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कार्ब्स को ऑफ करना शुरू कर देते हैं, कार्ब्स को बहुत कम कर देते हैं, ना के बराबर कर देते हैं, 50 ग्राम, 80 ग्राम पूरे दिन के अंदर। ठीक है, बाकी डाइट वैसी चल रही है, प्रोटीन इनटेक बाकी वो सब चीज चल रही है। वाटर इनटेक अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो वाटर इनटेक आपका ठीक ठाक होता है, आप यहाँ पे बिल्कुल कम नहीं करते, आपका 7 to 9 लीटर के आसपास तो पानी होता ही होता है शुरुआत। ठीक है। तीसरी बात यहाँ पे आपको क्या करनी है, काफी अच्छे अमाउंट में कार्डियो करना है, मतलब करीबन करीबन 50 से लेके 60 मिनट का कार्डियो तो रेगुलर बेसिस पे चलेगा ही चलेगा, क्योंकि डिप्लीट करना है, पानी निकालना है बॉडी से। चौथी बात यहाँ पे होती है कि आप इस समय पे सोडियम का इंटेक भी करने ही वाले हो, यहाँ पे आप सोडियम इंटेक बंद नहीं करते, बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, सोडियम को बंद कर देते हैं। यहाँ पे आपका सोडियम चलता है 2 से 4 ग्राम तक, इतना आप सोडियम लेते हो। यहाँ पे पानी आप बहुत ज्यादा पी रहे हो, कार्डियो आप अच्छा कर रहे हो, कार्ब्स आप ऑफ कर चुके हो, ये चीज आप कर रहे हो इस कंडीशन में, ठीक है, और आपकी एक्सरसाइज तो चल ही रही होती है। आपने ये किया, सेम एग्जीक्यूशन आपका सेम अगले दिन भी आपने किया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तीसरे दिन भी आप ये सेम करते हो। अब देखो थर्ड डे तक अगर मैं आपको बताऊं, थर्ड डे क्या, अगले दिन भी आप ये करोगे, यहाँ पे आपका कार्डियो वगैरह बढ़ जाता है, सोडियम इंटेक कंपेरेटिवली थोड़ा कम हो जाएगा, बाकी सेम ही चलेगा। अब यहाँ पे आपने जो चीजें ये की है ना, इससे क्या हो चुका है, अब इतने दिन तक आपने कार्ब ऑफ किया तो आपकी बॉडी डिप्लीट हो चुकी होगी, ग्लाइकोजन डिप्लीशन काफी हद तक हो चुका होगा आपकी बॉडी से। जब ग्लाइकोजन डिप्लीशन हो चुका होगा तो आपके मसल्स बहुत कमजोर लग रहे होंगे, भले ही आप बहुत श्रेड लग रहे होंगे, आपकी बॉडी होल्ड नहीं कर रही होगी। आपकी बॉडी कैसे काम करती है, फाउंटेन की तरह काम करती है। फाउंटेन मतलब बहुत ज्यादा पानी बॉडी से निकल रहा है, आपकी बॉडी होल्ड ही नहीं कर रही है, जितना आप पी रहे हो सब बॉडी से बाहर निकल रहा है। ऐसा कंडीशन पे बॉडी आती है, क्योंकि ग्लाइकोजन डिप्लीशन आपकी बॉडी ने प्रॉपरली कर चुकी है वो, है ना, ग्लूकोज तो ले नहीं रहे हो, कार्ब्स तो बहुत कम कर दिया ना आपकी बॉडी ने। तो बहुत ज्यादा अमाउंट में आपकी बॉडी क्या हो चुकी है, डिप्लीट हो चुकी है, होल्ड ही नहीं कर रही है वाटर को। तो जब ऐसा स्टेज आ गया, मान लो फोर्थ दिन ऐसा आ गया कि हाँ हमारी बॉडी डिप्लीशन में बहुत अच्छे तरीके से हिट कर चुकी है, बहुत मैं श्रेड दिखना शुरू हो गया हूँ, जितना पी भी रहा हूँ पानी वो भी बॉडी बाहर निकाल दे रही है। अब ये टाइम आ गया है गेम चेंज करने का, यहाँ पे हम क्या करना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे हम कार्ब्स को ऐड करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर कार्ब्स ऐड नहीं करेंगे तो क्या होगा, मसल बेलीज बहुत छोटी दिखेंगी, पतली दिखेंगी, कमजोर दिखेंगे, मसल राउंड नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन डिप्लीशन हो चुका है। अब ग्लाइकोजन ही तो है जिसकी वजह से मसल इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं, बस ग्लाइकोजन का मतलब क्या है, जहाँ पे आपका ग्लूकोज स्टोरेज है आपके मसल के अंदर। तो अगर ग्लाइकोजन डिप्लीशन हो गया तो हमारी मसल तो बहुत कमजोर दिखेंगी, पतले दिखेंगे हम, भले ही श्रेड दिखें बट कमजोर दिखेंगे। तो अब कार्ब्स ऐड करने का टाइम आ गया, ताकि कार्ब्स ऐड करके हम अपने ग्लाइकोजन को वापस से भर दें। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम ये काम करेंगे, मान लो कार्ब्स ऐड करके मैं अपने ग्लाइकोजन को भर लूं, जिससे मेरा मसल साइज तो बढ़ जाएगा, देखने में अच्छे लगेंगे, राउंड राउंड मसल दिखेंगे। बट यही प्रॉब्लम है ना कि आप अगर वाटर वहां पे बैलेंस करो, पानी भी पियो अगर, तो क्या होगा, आपकी बॉडी फिर से रिटेंशन करेगी और आप मसल तो आपके राउंड दिखेंगे, बट साथ में आपके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में भी वाटर होल्ड होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? तो आपके ग्लाइकोजन बढ़ने की वजह से आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी बॉडी की। तो अब यहाँ पे कार्ब्स तो ऐड कर देते हैं हम,
बट याद रखना वाटर ऑफ कर देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, पानी ऑफ कर देंगे ताकि वाटर बॉडी में आए ही ना। सिर्फ हम कार्ब्स ले रहे हैं, पानी बहुत कम ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि जीरो कर देंगे, थोड़ा बहुत लेंगे। मान लो 300 200 300 ml ले रहे हैं दिन के अंदर बस, 300 ml ऑफ वाटर। ठीक है, अब वो 300 ml भी इसलिए लेना है ताकि बॉडी में जो डाइजेशन वगैरह है वो पॉसिबल हो पाए, क्योंकि अगर ये 300 ml भी नहीं लोगे तो बॉडी में कार्ब्स आगे ट्रेवल ही नहीं करेगा, डाइजेस्ट ही नहीं होना फिर काम, है ना, फिर और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो इसलिए थोड़ा बहुत तो ऐड करना ही पड़ता है। तो कार्ब्स ऐड कर दिए, जिससे क्या हुआ, मेरे जो ग्लाइकोजन डिप्लीट हुए थे, मतलब मसल जो बेलीज थी वो बहुत छोट पतली सी दिख रही थी, मतलब बिल्कुल कमजोर सा दिख रहा था मैं। अब क्या होगा, मैं जब कार्ब्स ऐड करूंगा ना, मेरी बॉडी कार्ब्स को ऐसे कंज्यूम करेगी जैसे कि, अब कैसे, मतलब जैसे भूखे इंसान को दे दिया आपने, क्योंकि आपके ग्लाइकोजन बिल्कुल डिप्लीटेड थे। आपने जब ग्लूकोज ऐड करना शुरू हुआ, आपकी मसल बेलीज में वो भरना शुरू हो गया, मतलब जो स्टोरेज खाली हो गई थी ना, अब बॉडी उसमें भरना शुरू कर दिया। तो अब कार्ब्स लेते हो बहुत अच्छे मोड, हमने देखा होगा कंपटीशन से पहले भी पैन केक खा रहा होता है, कोई बर्गर खा रहा होता है, कोई चॉकलेट खा रहा होता है, कोई राइस कंज्यूम कर रहा होता है, कोई केक खा रहा होता है, तो मतलब ब्रेड खा रहा होता है, तो ऐसे सिंपल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि बॉडी इतना डिप्लीट कर चुकी है पिछले 3 4 दिन के अंदर, कि अगर आप जितना भी यहाँ पे कार्ब्स दो ना, आपकी बॉडी उसको कंज्यूम करती है। और ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हैवी हो जाओगे ना, आप ऐसी चीजें कंज्यूम करोगे, आपके मसल्स आपके राउंड होंगी, जितना ज्यादा आप कार्ब्स फीड करोगे बॉडी में, उतना ज्यादा आपकी मसल राउंड ब्राइट दिखेगी, क्योंकि वो जो ग्लाइकोजन है वो भर रहे हो आप, जो आपने खाली किए थे, और पानी आप दे नहीं रहे हो ताकि रिटेंशन ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद इसी कंडीशन के अंदर आपका क्या होता है, सोडियम भी ऑफ हो जाएगा, मतलब सोडियम बहुत कम हो जाएगा, है ना। 200 300 mg आप ले रहे हो, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर आप सोडियम भी ऐड कर देते हो, सोडियम भी ज्यादा लेते हो, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में फिर से रिटेंशन वगैरह की कंडीशन बन सकता है, तो आप सोडियम भी यहाँ पे क्या कर देते हो, ऑफ कर देते हो, लास्ट के समय पे नमक वगैरह बहुत कम कर देते हो आप। तो यही सेम चीज चलेगी, बाकी एक्सरसाइज वगैरह कंटिन्यू रहेगा, एक्सरसाइज आप करोगे, कार्डियो वगैरह स्टिल आप कर रहे होंगे, कार्डियो आपका सेम चलता रहेगा, थोड़ा सा इवन बढ़ सकता है, तो ये चीज आपकी सेम रहती है। उसके बाद 6 दिन भी आप, 6 डे भी आप यही करते हो, इवन आप यहाँ पे पोटेशियम ग्रैन्यूल्स ऐड करते हो, पोटेशियम ग्रैन्यूल्स आप ऐड करते हो, मतलब पोटेशियम आता है आपका सेशेज में, उन पोटेशियम को आप कंज्यूम करते हो, ताकि आपकी बॉडी जो भी ग्लाइकोजन, जो भी आपका बॉडी में वाटर हल्का फुल्का हैवी, वो आपके कहाँ पे होल्ड करे, आपके मसल सेल के अंदर होल्ड करे, आपके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में ना करे, इंट्रा सेलुलर स्पेसेस में वाटर होल्ड हो। इसलिए भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, पोटेशियम ग्रैन्यूल्स ऐड करते हैं, और बाकी सेम तरीके की चीज रहती है, कार्ब्स हमारा भर भर के हम खाएंगे वहां पे भी, पानी हमारा बंद रहेगा, सोडियम हमारा बहुत कम होगा, एक्सरसाइज वगैरह हमारी चल रही हैं, और लास्ट में हम पोटेशियम ग्रैन्यूल्स भी ऐड करेंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हम अपने मसल वैल्यूज को बहुत बड़ा भी दिखा देते हैं, क्योंकि ग्लाइकोजन भी भर लिया हमने, वाटर डिप्लीशन हो ही गया है, पानी हम ऑलरेडी डिप्लीट कर ही चुके हैं, आपकी बॉडी वाटर तो ले नहीं रही हो आप, और उसके बाद सिप सिप करके ले रहे हो, तो 200 300 ml आप ले रहे हो हार्डली, और लास्ट दिन तो शायद आप उससे भी कम कर दोगे। उसके बाद सोडियम इंटेक आपने वैसे ही कम कर दिया है, तो इस तरीके से आपका पूरा पीक वीक एग्जीक्यूट होता है। अब ये तो मैंने आपको 5 से 6 दिन का दिखाया, कई लोग 7 7 8 8 दिन का भी करते हैं, कुछ लोग सिर्फ 4 दिन का भी करते हैं। ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, है ना, कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, आपकी बॉडी में होल्डिंग कैपेसिटी क्या है। कोई कोई बॉडी, कोई कोई ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी बॉडी में होल्डिंग बहुत ज्यादा होती है, वाटर रिटेंशन बहुत ज्यादा होता है, तो उनका काफी दिनों तक चलाना पड़ता है, कई बार तो पीक वीक 8 8 10 10 दिन का भी चलता है। बट कुछ लोगों की बॉडी से डिप्लीशन बहुत जल्दी हो जाता है, तो उन लोगों को वो क्या करते हैं, अगर आप कार्ब्स डिप्लीटेड कार्ब्स बहुत कम करना शुरू करते हो स्टार्टिंग के फेज में ही, तो उनकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर लगना शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा फ्लैट लगना शुरू हो जाती है, बहुत ही ज्यादा कमजोर, वेट बहुत कम होना शुरू हो जाता है, तो उन लोगों को फिर हम क्या करना पड़ता है, स्टार्टिंग में पीक वीक जो होता है, मतलब स्टार्टिंग के जो डेज होते हैं पीक वीक, वहां पे भी कार्ब्स वगैरह ऐड रखने होते हैं, 100 150 ग्राम तो खिलाते हैं उनको, बहुत कम नहीं करते। तो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, जैसा बॉडी रिएक्ट कर रही है उसके हिसाब से करते हैं, बाकी बेसिस तो यही है। ठीक है ना, बेसिक यही होता है, इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। फिर से एक बार रिकॉर्डेड देख लेना, टाइम देख लो, इसके हिसाब से आप रिकॉर्डेड देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो बताना, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास सिलेबस काफी ज्यादा बचा हुआ है।
जिसका भी रिकॉर्डेड सेशन नहीं आया है, मैं एक बार आज बोल दूंगा उनको, आज आ जाएगा आपको, ठीक है। आज दोनों का साथ में आ जाएगा। बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके कैसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, बट आपकी बॉडी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ये आपको कोई कैलोरीज नहीं देते हैं, ये आपको कोई कैलोरीज नहीं प्रोवाइड करेंगे, नो कैलोरीज, और ना ही आपको डायरेक्टली एनर्जी देते हैं, एनर्जी यील्डिंग सोर्स भी नहीं होते हैं, ठीक है। बट इनका एक इम्पॉर्टेंट काम होता है, एक तो मेटाबॉलिज्म, कि आपके जो भी चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे हो उनको मेटाबोलाइज कराना प्रॉपर तरीके से, उनको फंक्शन करवाना आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से। और दूसरी बात क्या होती है, आपके जो सेल्यूलर हेल्थ है या ओवरऑल बॉडी हेल्थ है उसके लिए ज़रूरी होते हैं। मतलब अगर ये नहीं होंगे तो आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करेगी ही नहीं। मतलब ये मान लो कि मैंडेटरी है हमारे लिए। और साथ के साथ क्या है कि ये आपकी बॉडी में कोई कैलोरीज, नो कैलोरीज, कोई कैलोरी वगैरह नहीं प्रोवाइड करते हैं आपको ये, बट आपकी बॉडी फंक्शनिंग के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर ये पूरे नहीं होंगे तो आपको क्या होगा, डेफिशिएंसी इश्यूज होंगी, प्रॉब्लम होगी, और दिक्कत आने के जो चांसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसमें आपके एक विटामिन्स एंड मिनरल्स, दो दो आपके न्यूट्रिएंट्स आते हैं। विटामिन्स जो हैं वो आपके क्या हैं, दो टाइप के होते हैं। देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी दिया हुआ है बहुत कॉमन, कि आपको जो 10 ग्राम से कम चाहिए होंगे न्यूट्रिएंट्स उसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कह देते हैं। ये एक जनरल सा स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं विटामिन कितने टाइप के होते हैं। विटामिन भी आपके दो टाइप की होती हैं, एक होती है फैट सॉल्युबल विटामिन और एक होती है वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन का मतलब ये है कि जो आपके फैट में सॉल्युबल हो पाती हैं, आपके फैटी एसिड, जो आपके फैट्स हैं उसमें सॉल्युबल हो पाती हैं, उसको हम बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। और जो आपके वाटर में सॉल्युबल हो पाती हैं उसको हम बोल देते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। टोटल कितनी है, 13 इन नंबर्स हैं। और इनका अगर हम एक बेस समझे तो ये कह सकते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज और ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग बींग्स। लिविंग बींग से डायरेक्टली जो हमें मिल पाती हैं उनको हम विटामिन कहते हैं, है ना। और जो आपके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं, वो होते हैं मिनरल्स, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। वो सारी जो जो अर्थ क्रस्ट से मिलती है, जो इनऑर्गेनिक है, वो आपके मिनरल्स होती हैं, ठीक है। टोटल 13 है विटामिन। फैट सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल में आपके आते हैं चार, ADE के, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये आपके क्या है, फैट सॉल्युबल हैं। और वाटर सॉल्युबल क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, ठीक है। तो ये आपके क्या है, विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स। तो ये दो तरह के विटामिन आपके मिलते हैं आपको, फैट सॉल्युबल में और वाटर सॉल्युबल में। तो ये टोटल 13 विटामिन है जो अपने को चाहिए ताकि हमारी बॉडी ऑप्टिमल फंक्शनिंग कर सके, सही तरीके से फंक्शन कर सके। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन को। अभी डिफरेंस ये है कि जो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं आपके फैट में सॉल्युबल होते हैं, मतलब आपकी बॉडी में फैट होना बहुत इंपॉर्टेंट है इनके फंक्शनिंग के लिए। और आपकी बॉडी में फैटी टिश्यूज में स्टोर करते हैं, मतलब ये स्टोरेज विटामिन होते हैं एक तरीके से, जो स्टोर कर सकते हैं आपकी बॉडी में। और उसके बाद वाटर सॉल्युबल विटामिन ऐसे विटामिन होते हैं जो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं करते हैं, जो आपके फ्लूइड में, जो आपके पानी के साथ अपना काम करते हैं रेगुलर बेसिस पर, और फ्लश आउट हो जाते हैं बॉडी से, ठीक है। अपना फंक्शन करेंगे, पानी मतलब आपके ब्लड में मिलकर अपना फंक्शन करेंगे और आपकी बॉडी से फ्लश आउट हो जाएंगे, मतलब डेली बेसिस पे आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं ये अपना फंक्शन करने के बाद। बट फैट सॉल्युबल विटामिन ऐसे नहीं है, वो रोज आपकी बॉडी से नहीं डिप्लीट होते हैं, तो अपना काम करते हैं और आपकी बॉडी में स्टोर भी रहते हैं, आपके लिवर में भी और आपके फैट्स में भी वो स्टोर रहते हैं, तभी अपना काम वो सही तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें विटामिन A, D, E और K आ जाता है। देखो, विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में ये कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स को नहीं आने देता है और ऑक्सीडेंट्स के इम्पैक्ट को कम करता है ये, इसलिए इसको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। जैसे वायरस है ना, वायरस को खत्म कौन करता है, एंटीवायरस। ऐसे ही जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये काफी डेंजरस होते हैं बॉडी के लिए, क्योंकि फ्रीली मूव कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं बॉडी में, और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा सकते हैं। तो इनको कम करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। तो विटामिन ए एक एंटीऑक्सीडेंट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये आपके क्या करता है, O2 की टेंशन को बढ़ा करके आपके जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं इनको खत्म कर देता है। तो इसलिए ये क्या है, एक ऐसा विटामिन है जो इम्यूनिटी के लिए भी जरूरी है, और इसको हम एंटीऑक्सीडेंट मानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद साथ में हमारे जो ये विजन हेल्थ होता है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और हमारी इम्यूनिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अगर इसकी कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो हमें क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस जैसी कंडीशन बन सकती है। क्या बन सकती है? नाइट ब्लाइंडनेस, ऐसी कंडीशन बन सकती है। कितना चाहिए होता है हमें, अगर हम विटामिन ए की बात करें तो 400 mcg से लेकर के 600 mcg तक हमें चाहिए होता है। और इसकी डेफिशिएंसी होना तो अपने आप में ही रेयर है, क्योंकि हमारे फूड सोर्सेज के अंदर तो ये बहुत ही कॉमन है। चाहे वो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हो, होल ग्रेन्स हो, जितने भी डार्क कलर की वेजीज एंड फ्रूट्स हैं उनके अंदर हो, चाहे वो कैरेट है, एप्पल है, जो शिमला मिर्च कैप्सिकम वगैरह है उनके अंदर है। तो जितने भी आपकी हरी या कोई भी डार्क कलर के फ्रूट्स एंड वेजीज हैं उनके अंदर तो मिलेगा ही मिलेगा। डेयरी के अंदर मिलेगा, कैरेट के अंदर मिलेगा, इन सारी चीजों के अंदर मिलता है। तो बहुत रेयर ही है कि हमारी बॉडी में कम हो, तो इजीली पूरा हो जाता है ये। ठीक है, 400 से लेके 600 mcg चाहिए होता है। नेक्स्ट आता है विटामिन डी, जिसको बोल देते हैं हम कैल्सिफेरॉल। ठीक है, इनके केमिकल नेम भी है, जैसे विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल है। ठीक है, ऐसे ही आपके विटामिन डी का नाम कैल्सिफेरॉल है, विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल होता है, और ऐसे ही आपके विटामिन के का नाम होता है फाइलोक्विनोन। ठीक है, तो न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड्स, हाँ उसमें फ्रूट्स भी होंगे। तो कैल्सिफेरॉल जो है यानी विटामिन डी है, जो ये क्यों काम में आता है, देखो विटामिन डी आप सबको पता है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को ये, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो है ना वो आपके विटामिन डी ही करवा सकता है। मतलब कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो आपके बोन्स में होती है वो आपके सिर्फ विटामिन डी ही पॉसिबल करवा सकता है। अगर विटामिन डी ना हुआ तो आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होगी नहीं, और आपके जो बोन्स है वो वीक होना चालू हो जाएंगी। फिर जो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है आपके, जिसमें बोन्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होना शुरू हो जाते हैं, और ऐसी कंडीशन होती है जिसे बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया कब होता है, जब आपकी बोन्स बहुत ज्यादा वीक फ्रेजाइल हो जाती हैं, टूटने लायक हो जाती हैं, आपको रेगुलर बेसिस पे इंजरी हो जाती है, आपको फ्रैक्चर होना शुरू हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों से ही। तो उसका मतलब क्या है कि बोन्स बहुत वीक हो चुकी हैं, ऑस्टियोमलेशिया कंडीशन बन चुकी है। तो अगर आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, यानी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, तो आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन सही नहीं होगा और आपकी वो बोन्स जो है वो वीक रहेंगी। तो विटामिन डी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसको बैलेंस करना जरूरी भी है। आजकल तो आपने देखा होगा इन्फेंसी पीरियड में ही ये विटामिन डी की जो है अलग से यूज करना शुरू कर दिया, लिक्विड फॉर्म में बच्चों को दिया ही जाता है ये। आपने नोटिस किया ही होगा, 2 साल तक, 2 इयर्स तक बच्चे को ये ऐड किया ही जाता है फ्लूइड फॉर्म में। 400 इंटरनेशनल यूनिट्स के आसपास उनको पिलाया जाता है रोज रोज, ताकि उनकी जो बोन हेल्थ है वो सही रहे, उनकी हाइट सही बढ़े, उनका जो स्केलेटन डेवलपमेंट है वो सही से हो। क्योंकि अगर बचपन में ही विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, क्योंकि काफी सारी मदर्स को ही विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, तो बेबी को तो डेफिशिएंसी होना काफी हद तक लाजमी है। क्योंकि अगर मदर ही ऐसी चीजें नहीं कंज्यूम कर रही है तो अल्टीमेटली उसने बेबी को फीड करना है, लेक्टेट करना है। तो अगर मदर ही डेफिशिएंट है तो बच्चा भी डेफिशिएंट होने के चांसेस 100% बढ़ जाएंगे। ठीक है, और ऊपर से क्या है, मदर को वहां पे ऐसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, चाहे वो विटामिन डी हो गया, आपके फैट सॉल्युबल विटामिन भी चाहिए, वाटर सॉल्युबल भी चाहिए, आपके मिनरल्स भी चाहिए, आपका सारा फूड चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए। अगर मदर डेफिशिएंट है, मदर को नई चीजें मिल रही हैं, तो बेबी भी डेफिशिएंट होगा। और मदर का तो चलो कुछ कंडीशन तक चल सकता है, क्योंकि वो एक बड़े स्टेज में पहुंच चुकी है। बेबी जो है वो ग्रोइंग स्टेज में है, वो अभी उसने बढ़ना है, उसकी हाइट बढ़ेगी, स्केलेटन डेवलपमेंट होगा। अगर इसी समय पे मॉलन्यूट्रिशन हो गया तो फिर ना तो हाइट अच्छे से बढ़ पाएगी, बोन से रिलेटेड कंडीशन दिखेगा, रिकेट्स वगैरह हो सकती हैं, तो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन। इसलिए आप क्या करते हैं कि अलग से ही बच्चे को विटामिन डी ऐड करवा दिया जाता है। अ, उनके लिक्विड फॉर्म में होता है वो। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे उनको पिलाया जाता है बच्चों को। 400 इंटरनेशनल यूनिट्स के आसपास उसकी डोसेज रखी जाती है, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और बच्चे की हाइट में कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, और उनका बॉडी हेल्थ सही रहे। बाकी ये कह सकते हैं कि विटामिन डी एक ऐसा मिनरल, सॉरी विटामिन है, जो ग्लोबली, मतलब पूरी दुनिया के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, ये सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया में विटामिन डी की डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। कितनी है पता है? 55% तक पॉपुलेशन जो है वो विटामिन डी डेफिशिएंट है। मतलब आप ये कह सकते हो, अगर हम सिंपल सा नंबर भी निकाल लें, तो अभी भी हमारे पास कितने लोग जुड़े हुए हैं क्लास में? करीबन 20 के आसपास हैं, 20 के आसपास है ना। तो इनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो क्या होंगे, डेफिशिएंट होंगे। मतलब मान लो 4-5 लोग तो होंगे हम में से भी जो डेफिशिएंट होंगे। तो इतनी कॉमन है इसकी डेफिशिएंसी। तो जब इतनी कॉमन डेफिशिएंसी है, ये क्यों है, रीजन होगा कोई इसके पीछे?
बिल्कुल रीजन होगा इसके पीछे। और अगर इसकी डेफिशिएंसी इतनी कॉमन है तो इसको ट्रीट क्यों नहीं किया जाता, बिल्कुल ये भी एक क्वेश्चन है। देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो डेफिशिएंसी का है वो तो यही है कि हमारा फूड सिलेक्शन, जो हमारा खाना है, वो भी एक सबसे बड़ा फैक्टर है। क्योंकि आजकल जो डाइट पैटर्न्स है वो बहुत बदल गई हैं, है ना। बहुत सारे लोग वेगन हो गए हैं, बहुत सारे लोग क्या हो गए हैं, सिर्फ वेजिटेरियन हो चुके हैं, सिर्फ एग्स कंज्यूम करते हैं और बाकी कोई एनिमल सोर्स नहीं खाते, ऐसे वाले भी लोग हैं। कुछ प्योर वेजिटेरियन होते हैं जिन्होंने सिर्फ वेजिटेरियन ही कंज्यूम करना होता है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो हालांकि प्योर वाला वेगन ही आप मान लो, है ना। कुछ इस कंडीशन में ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ वेज लेते हैं और एग्स लेते हैं, तो उनको वेजिटेरियन भी कह देते हैं हम। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपके एनिमल प्रोडक्ट्स को ही यूज ज्यादा करते हैं, बाकी कम करते हैं। तो बहुत अलग अलग तरह की डाइटिंग जो है ना करी जाती है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। मान लो जो वेगन है उसके पास तो ऐसे डाइटरी सोर्सेज ही बहुत लिमिटेड है ना जिससे आपको विटामिन डी मिल जाए। सिर्फ मशरूम वगैरह ज्यादा कंज्यूम कर सकता है, या फिर जो आपकी फोर्टिफाइड चीजें आती है ना, मतलब जो मार्केट में आपको देखने को मिलती है, आपके मिल्क वगैरह हो गए, जैसे आपका सोया मिल्क हो गया, आपका आमंड मिल्क वगैरह हो गया, इसके अंदर से आपको मिल जाएगा अलग से विटामिन डी। इसके अंदर फोर्टिफाइड मतलब अलग से ऐड किया जाता है इसमें विटामिन डी, और कुछ अमाउंट में होगा। तो ऐसे सोर्सेज के अंदर ही आपको मिलने वाला है, बाकी आपके लिमिटेड सोर्सेज हैं, क्योंकि मेनली विटामिन डी आपके एनिमल सोर्सेज के अंदर और आपके डेयरी के अंदर भर भर के मिलता है, जो उसके सबसे बेस्ट सोर्स माने जाते हैं। अब ये चीजें तो आप ले नहीं सकते क्योंकि आप वेगन हो, है ना, आपको ये चीजें पसंद ही नहीं है, क्योंकि मतलब जो भी आप रीजन है, मतलब ये नहीं खाओगे आप, बेसिक बात ये है। तो जब ये नहीं खाओगे तो आपके पास लिमिटेड सोर्सेज है, या तो आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा फिर, ठीक है ना, या तो फिर आपको ऐसे सोर्सेज को बहुत ज्यादा ऐड करना पड़ेगा, फिर आपको उस दिन के अंदर ही सोया मिल्क, आपके जो बाकी आमंड मिल्क वगैरह वो बहुत ज्यादा खाना पड़ेगा, या जो आपके सीरियल्स वगैरह होते हैं जिसके अंदर अलग से एडेड वाइटामिन मिनरल वाइटामिन एडेड होते हैं आपके, उनको अलग से खाना पड़ेगा। तो अब वो भी अगर नहीं खा रहे हो, सप्लीमेंट भी नहीं ले रहे हो, बाकी विटामिन डी वगैरह तो हम आजकल सनशाइन में तो कौन ही बैठता है, मतलब धूप में कौन ही बैठता है, आजकल नहीं बैठते। अब उसके भी अलग रीजन है, सनबर्न हो सकता है, यूवी रेज हैं, टैनिंग हो सकती है, सबको अलग अलग कंडीशन है ना, तो वो भी आजकल कोई नहीं ले रहा है। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है। देखो कितने सारे बड़े बड़े रीजन है जिसकी वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। जो लोग डेयरी का कंजप्शन करते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, ऐसा नहीं कि रोज, अगर आप नॉर्मली भी लेते हो ना, बिल्कुल ओकेजनली भी अगर आप लेते हो एनिमल प्रोडक्ट्स और डेयरी वगैरह आप रोज लेते हो, पनीर वगैरह खाते हो, फिर डेफिशिएंसी के चांसेस बहुत कम है, फिर उन लोगों को नहीं होते हैं। बट हर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये सारी चीजें लेता है, ठीक है ना। इसलिए बहुत सारे लोगों को विटामिन डी डेफिशिएंसी से होती है। विटामिन मल्टीविटामिन लेने से हो जाएगा ना, ना ऐसा नहीं होता। मल्टीविटामिन में अभी बताऊंगा, चलो सारी बातें हम समझेंगे उसको। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि वर्ल्ड वाइड विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। तो आपके पास अगर कोई भी ऐसा साइन लेके आता है कि सर मेरे बोन प्रॉब्लम होती है, मेरी ना रिकवरी नहीं हो रही है अच्छे से, तो आप उससे BCAA ग्लूटामिन नहीं ऐड कराओगे। समझ रहे हो, बहुत सारे गलती क्या करते हैं लोग, सप्लीमेंटल फॉर्म में क्या करते हैं, चलो आप ग्लूटामिन ऐड कर लो, आपकी रिकवरी नहीं हो रही, आप ये ऐड कर लो, वो ऐड कर लो। भाई सबसे पहले अगर आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हो रहे हैं ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उनको बोलना है कि भैया आप टेस्ट करवाओ पहले तो। ठीक है, क्वेश्चन किसी का था ना अभी कि सर अगर पूरा ना हो तो क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। क्योंकि आपके पास ऐसा कोई तरीका नहीं है ना कि अगर मेरी बॉन्ड पेन हो रहा है, या मुझे ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा है बॉडी में, मसल पेन हो रहा है, मसल पेन, लोअर बॉडी पेन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बट याद रखना, आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हो। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब जैसे सिम्टम्स है उसके आधार पे हमने बोल दिया कि हाँ आपको विटामिन डेफिशिएंसी है, ऐसा 100% थोड़ी है ना। क्या पता कोई इंजरी हो इसकी वजह से आपको पेन होता है, या कोई और प्रॉब्लम हो। आप ऐसा नहीं कह सकते ना कि अगर आपकी बॉडी में पेन हो रहा है तो इसका मतलब विटामिन डी की डेफिशिएंसी, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। तो आप क्या बोलोगे, टेस्ट बोलोगे। टेस्ट एक सबसे एक्यूरेट मेथड होता है। आप विटामिन डी प्रोफाइल टेस्ट करवाओगे तो उसमें आपको विटामिन डी के लेवल्स पता लग जाएंगे। अगर आपके कम है तो भैया सप्लीमेंट कराना लाजमी है, अगर अगर पूरे हैं तो फिर आपकी डाइट एक्यूरेट है, आपकी डाइट बिल्कुल सही है, आपको कोई विटामिन डी की जरूरत नहीं है अलग से। समझ में आ रही है बात। और अगर कमी है तो आपको क्या करना पड़ता है, देखो तरीका बहुत सिंपल है। सप्लीमेंटेशन करवाना है आपके 4 वीक्स तक, सॉरी आपके 8 वीक्स तक आपको सप्लीमेंट कराना है, 8 हफ्तों तक आपको सप्लीमेंट कराना है।
60,000 इंटरनेशनल यूनिट, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स आपको विटामिन डी उनको देना है। अब वो 60,000 इंटरनेशनल आजकल आजकल सेशेज में भी आते हैं, आजकल उसके शॉट्स भी आते हैं कि आपको हफ्ते के अंदर एक शॉट पीना होता है, बस इतना ml का होता है वो। 60,000 इंटरनेशनल यूनिट होता है उसके अंदर, वो आपको पीना है, बात खत्म, फिर आपको अगले हफ्ते पीना है। तो ये भी आता है। ठीक है, तो आपकी चॉइस होती है वो कौन सा वाला, सेशे वाला लेना है जिसमें आपके पाउडर्ड फॉर्म में होता है, जो दही वगैरह के अंदर मिला करके, दूध वगैरह के अंदर के मिला करके पिया जा सकता है, या फिर वो आपको शॉट वाला लेना है जो कि सिर्फ आप ऐसे पानी की तरह पी लेते हो, वो वाला लेना है। तो आपको 8 हफ्तों तक ये चलाना है। उसके बाद फिर आपको विटामिन डी टेस्ट करवाने हैं, अगर ठीक आ गए तो बहुत बढ़िया है, आपको फूड सोर्सेज पे आ जाना है वापस से, यानी खाने की चीजों को आपको ऐड करना शुरू कर देना है, क्योंकि आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी पूरी हो चुकी है, मतलब आपको अब डेफिशिएंसी नहीं है। तो आपको इसको खत्म करके, तो ये सप्लीमेंट को बंद करके आपको अपनी डाइट को ठीक करना होगा, ऐसे फूड सोर्सेज ऐड करने होंगे। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, और वो आपसे रेगुलर बेसिस पे आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन है, आप हमेशा मेडिसिन नहीं ले सकते, या सप्लीमेंटेशन आप हमेशा के लिए नहीं कर सकते, इसके पीछे क्या कॉम्प्लिकेशन है वो आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले हम इन बाकी सप्लीमेंट्स को कवर कर लेते हैं, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ये मल्टी वाइटामिन, फार्मास्यूटिकल ग्रेड, आपके जो बाकी जो सारी चीजें है ना, अब ये बताने वाला हूँ आपको, मतलब नेक्स्ट सब जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा विटामिन एंड मिनरल्स, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मल्टी वाइटामिन लेने हैं या नहीं लेने हैं, या आपको जो फार्मा ग्रेड ऑफ मेडिसिन होती हैं ना, जो केमिस्ट के अंदर हमें मिलती हैं, वो वाली लेनी है या मल्टी वाइटामिन लेने हैं, वो सब क्लियर हो जाएगा उसके बाद। नेक्स्ट आता है विटामिन ई। हाँ, अभी एक क्वेश्चन था कि सर सनशाइन भी तो है ना, ये आपको धूप से भी तो मिलती है विटामिन डी, बिल्कुल मिलती है। इवन स्टडीज ये कहती हैं कि आजकल धूप लेने की रीजन की वजह से भी डेफिशिएंसी 31% तक बढ़ गई है। मतलब ये कह दो कि अगर आप हफ्ते के अंदर 2 से 3 दिन भी अगर आप धूप लेते हो, 2 to 3 days भी अगर आप धूप लेते हो 45 मिनट्स के आसपास, है ना, तो आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी 31% तक कम हो जाएगी। मतलब 31% तक चांसेस है कि आपकी डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। मतलब आप ये कह सकते हो कि करीबन 30% चांसेस हैं ऐसे लोगों को डेफिशिएंसी हो रही है जो बिल्कुल भी धूप में नहीं जाते हैं। ठीक है, और तो मैंने बाकी रीजन बता ही दिए हैं उसके। तो अगर धूप वगैरह लिया जाएगा तो उससे भी डेफिशिएंसी दूर की जा सकती है कुछ हद तक। नेक्स्ट आता है विटामिन ई। उसमें आता है आपका टोकोफेरॉल। विटामिन डी इज ऑल्सो हार्मोन, नहीं विटामिन डी आपका हार्मोन नहीं है, विटामिन डी आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, अब ये कैसे बनता है, आपका विटामिन डी कैसे बनता है, अगर हम हीट, सन की बात करें, रेस की बात करें, लाइट से, तो आपके कोलेस्टेरॉल के साथ इंटरैक्ट करता है। कोलेस्टेरॉल के साथ आपका इंटरैक्ट करेगा आपकी बॉडी में, जो आपकी लाइट है, सन रेज हैं, और उसकी मदद से आपका जो है ना, ये आपका विटामिन डी बनने वाला है, जनरेट होने वाला है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है विटामिन ई, जिसको हम बोलते हैं टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, अब ये क्यों जरूरी है, हमें ये चाहिए होता है वैसे हमें 18 mg के आसपास। ठीक है, 10 to 20 mg कह देते हैं वैसे, हम इसकी जरूरत होती है हमें। पर ये इसका जो मेन काम है ना, वो आपकी बॉडी में है हार्ट हेल्थ को सही रखना, और साथ में आपकी कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में ये मदद करता है। तीसरी बात है, अगर मैं एक और इम्पोर्टेंट बता दूं इसकी, वो है इसका एंटीऑक्सीडेंट नेचर। मतलब ये भी एक टाइप ऑफ ऐसा विटामिन है जो आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। मतलब जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है ना, ऑक्सीडेंट्स का इम्पैक्ट होता है बॉडी में, उसको कम करता है। ठीक है, क्योंकि आपके लिपिड के साथ इंटरैक्ट करता है, यानी फैट के साथ इंटरैक्ट करता है, और आपकी बॉडी में क्या करता है, आपके सेल्यूलर हेल्थ को अच्छा करता है, आपके सेल डीएनए को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जिससे कि आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है। तो विटामिन ई जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हमारे लिए बन जाता है। ओके, अब ये कहाँ से मिलता है हमें, ये हमारे सनफ्लावर सीड्स हो गए, उसके अलावा हमारे नट्स हो गए, हमारा ऑयल हो गए, मस्टर्ड ऑयल वगैरह, ऑलिव ऑयल वगैरह, उनके अंदर भी मिलता है हमें। ठीक है, उसके बाद होल ग्रेन आइटम्स हो गए, उनके अंदर भी आपको मिल जाएगा। तो इसके भी इजी सोर्स हैं, ये भी कंप्लीट हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इतनी डिफिशियंसी नहीं होती इसकी।
विटामिन के जो है उसको हम बोलते हैं फाइलोक्विनोन। ठीक है, फाइलोक्विनोन आपका विटामिन के है। ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी में कोगुलेशन से रिलेटेड जो आप कह सकते हो काम है वो इसका है। मतलब जो आपके इंजरी हुई, ब्लड आपका बहने शुरू हो गया, तो उसको एक तरीके से रोकता है। वो कोगुलेशन वाला जो काम है वो ये एग्जीक्यूट करता है। कि विटामिन के ही क्या होते हैं, आपके ऐसे फॉर्म होते हैं जो विटामिन के आपकी बॉडी में जो आपके फिब्रोनेजिन और होता है, या आपके जो आपके प्रोथ्रोम्बिन है, जो आपके कोगुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो आपकी बॉडी में कोगुलेशन का काम करते हैं, उनको ये एक्टिव करवाता है। ठीक है, ये क्या करता है, उनको एक्टिव करवाता है ताकि आपके जो आपके प्रोथ्रोम्बिन है वो आपके एक्टिव फॉर्म में आ सके और थ्रोम्बिन के उसमें एक्ट कर सके। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो आपका नॉन एक्टिव फॉर्म है। ऐसे ही आपका ये थ्रोम्बिन की फॉर्म में कब आएगा, जब विटामिन के इसको एक्टिव करेगा, और जब ये एक्टिव होगा तभी जाके आपकी बॉडी में कोगुलेशन करा पाएगा। तो इसलिए विटामिन के जो है वो कोगुलेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें काम में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिसका खून वगैरह बहना नहीं रुकता है, मान लो कोई इंजरी हो गई, तो उनको विटामिन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। ठीक है। अब इसका जो फंक्शन है वो तो मैंने बता दिया। वैसे अगर बात करें इसकी रिक्वायरमेंट, वो होती है 75 mcg के आसपास, मिली माइक्रोग्राम्स के आसपास। फूड सोर्सेज की बात करें तो जितने भी ग्रीन कलर के आपको चीजें दिखती हैं ना, चाहे वो केल हो, ब्रोकली हो, स्पिनच वगैरह हो, इन सब के अंदर भी आपको विटामिन के मिलता है। बाकी जो आपका इंटेस्टाइन है वहां पे भी एक खुद कुछ अमाउंट में आपकी बॉडी इसको बना लेती है। नेक्स्ट आता है आपका विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, जो आपकी बॉडी में वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इसमें आपका B1 B2 है ना, ये सब आ जाते हैं। राइबोफ्लेविन हो गया, थियामिन हो गया, आपके पैराडॉक्सिन हो गया, ये सारी जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं। अब इसका भी एक अपना इम्पोर्टेंस है ना, वाटर सॉल्युबल विटामिन का। इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले आता है विटामिन B1, जिसे बोलते हैं थियामिन। अब ये थियामिन क्यों जरूरी है, एक तो सबसे पहले आपके मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन या मस्कुलर हेल्थ के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है ये। ठीक है, उसको उसकी हेल्थ को प्रमोट करती हैं। सेकेंडली आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्ब्स, ठीक है, उसको भी ये प्रमोट करता है, कार्ब्स के मेटाबॉलिज्म को। और आपके जो न्यूरल फंक्शन होते हैं, दिमागी फंक्शन है, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उनकी हेल्थ के लिए। तो ये मेन एक्शन होते हैं आपके थियामिन के। कितना चाहिए होता है, 1 से लेकर 3 mg हमें चाहिए होता है। फूड सोर्सेज की बात करें तो आपके एनिमल सोर्सेज के अंदर तो है ही है, जैसे मीट हो गया, जैसे चिकन हो गया। ठीक है, वैसे होल ग्रेन्स के अंदर भी मिलेगा। मतलब जो आपके वेजी सोर्स हैं वो भी बहुत हैं इसके, ब्रेड हो गया, सीरियल्स हो गए, आपके बीन्स हैं, लेंटिल्स हैं, दालें वगैरह हैं। ठीक है, आपका योगर्ट है, इन सब सोर्सेज के अंदर मिलता है। मतलब इसके अलावा भी 100 तरह के सोर्सेज है, बट ये बहुत कॉमन है क्योंकि हमारे घर के अंदर ही अवेलेबल होते हैं इजीली। तो ये मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर लिख दिए, बहुत सारे सोर्सेस प्लस इसके डोसेजेस। B2 की बात करें, ये है राइबोफ्लेविन। ये आपके विजन हेल्थ के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में ये हमें एक तरीके से बचाता है हमें हमें कैटरैक्ट जैसी कंडीशन होने से। जो कैटरैक्ट जैसी कंडीशन है ना, ऐसी कंडीशन से भी बचाता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है हमें।
उसके साथ साथ आपके बॉडी में ये मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है, जो आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस है ना, ये सारे आपके मेटाबॉलिक विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है इसको। उसके साथ साथ आपके, ये तो विजन हेल्थ हो गया, मेटाबॉलिज्म है, इसके साथ साथ ही आपकी बॉडी में ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए भी ज़रूरी मानते हैं इसको हम, इम्यूनिटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहिए कितना होता है, 1 से लेकर 4 mg। आपके फूड सोर्सेज की बात करें तो वो भी बहुत कॉमन सोर्सेज होते हैं इसके भी, जैसे कि आपका बीन्स वगैरह हो गए, डेयरी है, बीन्स है, लिवर हो गया, मतलब जो कलेजा है एनिमल सोर्स का, एग्स हो गए, ठीक है। डेयरी है, डेयरी तो ऑलरेडी चलो बता ही दिया, बाकी जो योगर्ट है, ठीक है, ऐसे सोर्सेज के अंदर आपको मिल जाता है ये भी। उसके बाद आता है विटामिन B3, जिसको हम बोलते हैं नाइसिन या निकोटिनिक एसिड। अब ये नाइसिन मैंने आपको पहले ही बताया था, एक जगह जरूरी था, याद होगा अगर आपको, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के लिए भी मैंने आपको बताया था, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। साथ में इसको अलग से यूज किया जाता है एज अ प्री वर्कआउट, क्योंकि ये हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को सही रखता है, ठीक है, तो इसलिए इसको अलग से भी यूज किया जाता है। तीसरी बात, ईडीज में भी इसको यूज किया जाता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अंदर, क्योंकि आपके ब्लड ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है, तो जेनिटल एरियाज, तो जो ब्लड फ्लो है उसको भी सही करने का काम करता है, जिससे आपका ओवरऑल वो सेक्सुअल हेल्थ भी सही होती है, साथ में आपकी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ भी सही रहती है। तो नाइसिन इसका नाम है, और इसकी इंपॉर्टेंस ये है। कितना चाहिए होता है हमें, 18 mg के आसपास इसकी ज़रूरत होती है। फूड सोर्सेज में बहुत कॉमन है, तो इजीली पूरा हो जाता है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि हमें अलग से लेना ही पड़ेगा। जो एनिमल सोर्स है, चिकन वगैरह हो गया, उनके अंदर तो है ही है, बाकी फिशेस जैसे कि टूना हो गया, सैल्मन हो गया, इनके अंदर भी है। पीनट्स, सीड्स हो गए, अपना अवोकाडोस वगैरह हो गए, जो आपका एक फ्रूट है, फैट जिसके अंदर काफ़ी अच्छा अमाउंट में होता है, वीट है, राइस है, ठीक है, मशरूम्स हैं, इन सब के अंदर आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये भी इसके काफ़ी सारे फूड सोर्सेस होते हैं। चाहिए 18 mg, ज़रूरत मैंने बता दिया कैसे है। नेक्स्ट आता है B5, जिसको बोलते हैं पेंटोथनिक एसिड, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेसेस के लिए, डाइजेशन के लिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स की फॉर्मेशन के लिए। साथ में हमारी बॉडी में कुछ हार्मोनल प्रोडक्शन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और थर्ड इज मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, ठीक है, मतलब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म करवाता है प्रोटीन्स की, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट माना जाएगा। ज़रूरत कितनी होती है इसकी, ज़रूरत लिमिटेड है, 6 mg तक इसकी ज़रूरत होती है। फूड सोर्सेज की अगर हम बात करें तो एनिमल सोर्सेज के अंदर तो मिलेगा ही मिलेगा, तो अलग से नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ एनिमल सोर्सेज लिख दूंगा। बाकी आपके होल ग्रेन आइटम्स हैं, होल ग्रेन आइटम्स हैं, ब्रेड्स हैं, एग्स हैं, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट हैं, तो इन सारे सोर्सेज के अंदर आपको मिल जाता है। ये हो गया आपका विटामिन B5। देन आता है विटामिन B6, जिससे हम बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, ठीक है, विटामिन B6 जिसे बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, क्यों जरूरी है, आपके आरबीसी प्रोडक्शन के लिए, यानी ब्लड हेल्थ के लिए ज़रूरी है। साथ में हमारी जो सेक्सुअल हेल्थ है, सेक्सुअल हार्मोन है, स्पेसिफिकली जो एड्रेनल से सिक्रीट होती हैं उनकी सिक्रीशंस के लिए, और साथ में हमारे एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन की सिक्रीशन के लिए, यानी एक तो हमारे स्ट्रेस हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है ये, और जो एड्रेनल से हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स रिलीज होते हैं, स्पेसिफिकली टेस्टोस्टेरोन हो गया, इवन फीमेल में ईस्ट्रोजन हो गया, उसके बैलेंसिंग के लिए ज़रूरी है, उसके फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है B6। कहाँ से मिलता है अपने को, चाहिए तो वैसे लिमिटेड होता है, 2 mg के आसपास इसकी डोसेज चाहिए होती है हमें। फूड सोर्सेज की अगर बात करें तो डेयरी के अंदर तो देखो है ही है, बाकी एग्स हैं, चिकन है, लिवर है, पोटैटोज हैं, स्पिनेच है, ठीक है, बनाना है, चिकपीस हैं, इन सारे सोर्सेज के अंदर आपको मिल जाता है। ओके, उसके बाद आता है आपका B7, जिसको बोलते हैं बायोटिन। अब ये बायोटिन बेचा जाता है काफ़ी ज़्यादा अच्छे अमाउंट में हेयर्स के नाम पे, मतलब आपके हेयर हेल्थ के लिए यूज़ होता है।
बात कुछ हद तक सही है, क्योंकि हमारे जो कैरेटिन प्रोटीन होता है, कैरेटिन उसकी प्रिवेंशन करता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, उसको ब्रेक डाउन नहीं होने देता, और हमारे जो हेयर है और हमारे जो नेल्स हैं, ठीक है, स्किन है, इनकी इनकी हेल्थ को प्रमोट करता है। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी तो है ये, बट ऐसा याद रखना कि इसकी डेफिशिएंसी ही नहीं होती। हालांकि विटामिन B7 एक मार्केट में एक ऐसा सप्लीमेंट है जो इतना ज़्यादा बेचा जाता है हेयर लॉस के नाम पे कि पूछो मत। बट मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, B7 की डेफिशिएंसी होती ही नहीं है, बहुत रेयर डेफिशिएंसीज होती हैं इसकी। हालांकि मैंने बताया कि आपके बॉडी में केराटिन हेल्थ के लिए ज़रूरी है, हेयर हेल्थ की, हेयर को स्ट्रेंथन करने के लिए ज़रूरी है। बट इसकी जब डेफिशिएंसी नहीं होती तो ऑब्वियसली ये एक रीज़न नहीं होगा कि जिसकी वजह से हेयर लॉस हो रहा है। अब हर किसी को हेयर लॉस के नाम पे बायोटिन बेचा जाता है, क्योंकि बायोटिन तो सिर्फ आपको 30 mcg चाहिए होता है, 30 माइक्रोग्राम्स। और हमारे फूड सोर्सेज में भी अवेलेबल है ये, चाहे वो आपका लिवर हो, एग्स हो, स्वीट पोटेटोज हो, ठीक है, नट्स हो, सीड्स हो, ठीक है, इन सारे सोर्सेज के अंदर आपको मिलता है बायोटिन। और बायोटिन सिर्फ आपको 30 mcg चाहिए होता है, 30 माइक्रोग्राम। तो ये सबसे ज्यादा मार्केट किया जाता है हेयर लॉस के नाम पे, बट मैं आपको बताता हूँ इससे कोई हेयर लॉस नहीं रुकने वाला, क्योंकि हेयर लॉस के जो रीजन होते हैं वो और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, स्पेसिफिकली स्ट्रेस हो गया, या फिर ऐसे कभी आप रेडियो एक्टिव जगह पे काम करते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, उसकी वजह से जेनेटिक हेयर लॉस हो सकता है। ठीक है, या फिर बहुत सारे केमिकल्स वगैरह को कभी यूज किया हुआ आपने, आप यूज करते हो रेगुलर बेसिस पे, चाहे वो वैक्स जेल या बहुत तरह की और चीजें अगर यूज होती हैं, तो वो एक रीजन हो सकता है। ठीक है, तो ये रीजन बहुत लिमिटेड है कि बायोटिन की डेफिशिएंसी, क्योंकि बायोटिन तो वैसे ही बहुत कम चाहिए अपने को और वो हमारे फूड सोर्सेज में ऑलरेडी है, तो इसकी डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका आपका होता है फॉलेट, जिसको फॉलिक एसिड भी कह देते हैं, विटामिन B9। ये क्यों जरूरी होता है, मेनली अगर बात कर दूं तो आपके आरबीसी प्रोडक्शन के लिए, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए। इसकी डेफिशिएंसी से भी आपकी बॉडी में जो है आरबीसी की कमी हो सकती है। और साथ में हमारे इम्यूनिटी के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। इवन फीमेल जो प्रेग्नेंट होती है तो उनको B9 अलग से दिया जाता है, क्योंकि B9 बेबी के न्यूरल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूरल हेल्थ मतलब दिमागी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, और साथ के साथ लैक्टेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है विटामिन B9 के हैं। फूड सोर्सेज की बात करें तो आपको मिल जाते हैं आपके ग्रीन वेजीज के अंदर, बीन्स हो गया, ग्रीन वेज, स्पिनच, स्प्राउट्स, ब्रोकली, पीनट्स, ऐसे सोर्सेज के अंदर मिल जाएगा। कितना चाहिए अपने को, 600 mcg के आसपास हमें चाहिए होता है रेगुलर बेसिस पे। फूड सोर्सेज में पूरा हो ही जाएगा, मैंने आपको बता ही दिया, बहुत कॉमन सोर्स है, स्पिनच है, स्प्राउट्स हैं, पीनट्स हैं, ठीक है, ब्रोकली है। तो काफ़ी अच्छे सोर्सेज हैं इसके जो इजीली हमारे घर के अंदर अवेलेबल हो पाते हैं, तो वहां से हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका B12, जिसे बोलते हैं कोबालामिन। भैया ये भी एक ऐसा विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा देखी गई है। ठीक है, विटामिन B12 भी की भी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन देखी है। एक तो विटामिन डी, एक आपका विटामिन B12, कोबालामिन, इसकी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन होती है। चाहिए अपने को भले ही बहुत कम होता है, 2 mcg के आसपास इसकी जरूरत होती है, बट ये जरूरी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हमारे जो DNA RNA की प्रोडक्शन है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, और हमारे ब्लड हेल्थ के लिए, न्यूरल फंक्शन के लिए, दिमागी फंक्शन के लिए, जो हमारे न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग है उसके लिए ये मेन काम होते हैं इसके। तो कोबालामिन इंपॉर्टेंट तो है, 2 mcg ही सिर्फ जरूरत पड़ती है, बट इसकी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, क्योंकि लिमिटेड सोर्सेस के अंदर मिलता है हमें। कहाँ से मिलता है ये, हमें लिवर से मिलता है, फिश से मिलता है, मीट से मिलता है, मिल्क से मिलता है, एग से मिलता है। ठीक है, तो यही कॉमन सोर्सेज होते हैं इसके, मतलब मेनली एनिमल सोर्सेज ही होते हैं, वहीं से हमने अपने को मिलता है ये। कुछ अमाउंट में स्प्राउट्स जो आपके होते हैं उनके अंदर भी पाया जाता है, बट वो आपकी बायोलॉजिकली बहुत कम एक्टिव होती हैं, इसलिए वो उसको हम इतना बड़ा सोर्स नहीं मानेंगे इसका। यही मेन सोर्स होते हैं इसके। अब जो लोग सिर्फ फ्रूट्स या वेजीज पे डिपेंडेंट हैं या ऐसी चीजें नहीं खाते, तो उन लोगों को सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ सकती है इस वाले विटामिन की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो विटामिन की बात करी जो कि सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए हो सकते हैं। एक तो हमने बात करी विटामिन B12। जरूरी का मतलब ये है, जरूरी तो वैसे सारे ही हैं, बट इनकी डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी और विटामिन B12 की। ठीक है, तो इनका टेस्ट कराना तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि मैंने बताया था कि कैसे आप किसी चीज को ट्रीट कर सकते हो जब आप उसका टेस्ट करवाओगे। अब यहाँ पे
दो चीजें आती हैं अगर मैं आपको क्लियर करना चाहूँ इसको। एक तो होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या हुआ कि भैया आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर को बोला सर मेरे बोन हेल्थ ठीक नहीं है, मेरे को बोन में पेन होता है। डॉक्टर ने आपको बिना किसी टेस्ट के बोल दिया कि आपको विटामिन डी टैबलेट्स लेनी है, और उसने आपको विटामिन डी टैबलेट्स ऐड करवा दी। ये हो गया आपका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। आपका सिम्टम देखा, उसके हिसाब से डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि इसको यूज कर लो। अब क्या ये ठीक है बताओ? क्या ऐसा कोई जान सकता है कि आपके विटामिन डी की डेफिशिएंट है इसके ऐसे पेन हो रही है? और भी तो रीजन हो सकते हैं ना। तो ये एक ठीक तरीका नहीं होता। बट क्यों ऐसा डॉक्टर करते हैं? क्योंकि ग्लोबली दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो विटामिन डी डेफिशिएंट है, इसलिए काफी सारे केसेस में ऐसा होता है कि हम जाते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर हमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, विटामिन डी के सेशेज ऐड करवा देता है 2 हफ्ते तक। और उसके बाद अगर सॉरी 4 हफ्ते 8 हफ्ते तक अगर ये चीजें ठीक हो गई तो बढ़िया हो गया काम, अगर नहीं हुई तो फिर वो बोलता है जाओ एक बार टेस्ट करवा लो। ठीक है। तो इस तरीके से किया जाता है, बट ये एक एक्यूरेट तरीका नहीं है। दूसरी बात, कुछ लोग यूज करते हैं मल्टीविटामिन डायरेक्टली, खुद से यूज कर रहे होते हैं वो, क्योंकि उन्हें कहा हुआ है कि मल्टीविटामिन तो जरूरी नहीं है, आप ज्यादा भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कहा जाता है, बट ऐसा नहीं होता। अगर आप एक्सेसिव अमाउंट ऑफ विटामिन या मिनरल्स भी लेते हो तो ये आपकी बॉडी में काफी ज्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं। और अगर ज्यादा लोगे तो उसको बोलते हैं हाइपर हाइपर विटामिनोसिस, और वो काफी ज्यादा बुरी कंडीशन भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है। तो इसलिए ज्यादा लेना में ऐसा, ये बोलना कि ज्यादा लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ज्यादा लोगे तो दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात कि यहाँ पे फिर हमें करना क्या है, सबसे पहला तरीका तो यही है कि भैया पहले पहले टेस्ट करवाओ। टेस्ट जब आप करवा लोगे, वहां से आपको पता लगा रिजल्ट, मतलब मान लो आपको ये पता लगा कि सब बाकी सब कुछ ओके है, बस आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। ठीक है, आपको ये पता लगा कि आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, बाकी सब एक्यूरेट है। तो मुझे ये बताओ कि आपको मल्टीविटामिन ऐड करने की जरूरत है फिर? आपने टेस्ट करवाया और आपने ये फाइंड किया, आपके टेस्ट में पता लगा कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो आपको इस डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए क्या मल्टीविटामिन ऐड करना पड़ेगा? या फिर आपको मार्केट में मिलते हैं सिलेक्टेड विटामिन? सिलेक्टेड विटामिन का मतलब क्या होता है कि जो आपको सिर्फ एक सेशे के अंदर एक ही चीज मिल रही है, या एक मेडिसिन के अंदर आपको एक ही विटामिन मिल रहा है। ठीक है, वो आपने विटामिन डी ही अलग से लेना है, या सिर्फ आपको मल्टीविटामिन लेना है? मल्टीविटामिन के अंदर बहुत सारे विटामिन आपको मिल जाते हैं। राइट, आपको क्या लेना होगा? सिलेक्टेड विटामिन, क्योंकि यही एक्चुअली बने हुए हैं आपके इस पर्पस के लिए कि आपकी डेफिशिएंसी दूर हो जाए। डेफिशिएंसी दूर करने के लिए यही बने हुए हैं, याद रखना इस चीज को। अगर आप ये एम कर रहे हो कि हाँ आपकी जो डेफिशिएंसी है वो आपकी मल्टीविटामिन से दूर हो जाएगी, तो ऐसा भूल जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी डेफिशिएंसी सिर्फ इससे दूर हो जाए। तो आपको क्या एम करना पड़ेगा? एक सेकेंड ना। आपको ये एम करना पड़ेगा कि भैया आपके विटामिन डी तभी पूरे होंगे तब आप, जब आप इसको लोगे। और ये बनाए जाते हैं क्योंकि इनका चीफ पर्पस यही होता है डेफिशिएंसी दूर करने का। और मल्टीविटामिन बनाए जाते हैं आपकी बॉडी में रेगुलर बेसिस कंजप्शन के लिए, क्योंकि एक तो उसमें होती है, वो होते हैं अंडर डोसेज। अगर मैं रियलिटी बताऊं तो ये क्या होते हैं? अंडर डोसेज होते हैं, क्योंकि ये इस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं ताकि जो बंदा है, ह्यूमन है, वो इसलिए इसको रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम कर सके। और इसके अंदर डोज बहुत कम होती है हर विटामिन की। ठीक है। और आप देखोगे मल्टीविटामिन तो इनका चीफ पर्पस होता है सबसे पहले तो मनी, पैसा कमाना, क्योंकि बहुत सारे लोगों, मतलब मेनली ये पैसा कमाने के लिए बनाए जाते हैं मल्टीविटामिन, इससे डेफिशिएंसी दूर नहीं हो सकती। अब यहाँ पे दो ग्रेड आते हैं, एक फार्मा ग्रेड आता है। आपको एक फार्मा ग्रेड रहेगा, और एक होता है आपका न्यूट्रास्यूटिकल ग्रेड, जिसके आपके ज्यादातर सप्लीमेंट्स वगैरह आते हैं। फार्मा ग्रेड की जो मेडिसिन वगैरह हमें मिलती हैं केमिस्ट में, तो एक तो फार्मा ग्रेड आते हैं जहाँ पे आपको सिलेक्टेड विटामिन मिलते हैं। मतलब अगर आपको विटामिन डी चाहिए तो विटामिन डी ही मिलेगा, अगर आपको आयरन चाहिए तो आयरन की टेबलेट ही मिलेगी, विटामिन बी वन चाहिए बी वन ही मिलेगा। तो ये होते हैं सिलेक्टेड विटामिन। इसको कौन तैयार करता है? फार्मा ग्रेड। और ये क्यों बनाए जाते हैं? इनका चीफ पर्पज है आपकी डेफिशिएंसी को ठीक करना। डेफिशिएंसी को क्या करना? हटाना। ठीक है, डेफिशिएंसी को खत्म करना।
बट यहाँ पे जो न्यूट्रा ग्रेड होती हैं इसके अंदर होते हैं मल्टी वाइटामिन, मतलब एक ही वाइटामिन के अंदर बहुत, एक ही मेडिसिन के अंदर बहुत सारे वाइटामिन होंगे, और ये होते हैं अंडर डोसेज। क्योंकि भैया आपको अगर इसको पूरे पूरे साल तक यूज करना है तो आप ये देख सकते हो कि इसके अंदर डोसेज कितनी बनाई गई होगी। कंपनी इसके अंदर ज्यादा डोसेज तो रखेगी नहीं, क्योंकि अगर ज्यादा डोसेज रखेगी तो लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा ना, क्योंकि हाइपर विटामिनोसिस कंडीशन बन जाएगी। तो वो रखती है अंडर डोसेज इसे, मतलब जितना, अगर आपको 10 mg कोई चीज चाहिए होगी तो उसमें दी जा रही होगी 1 mg। अगर आपको मान लो विटामिन डी चाहिए 60,000 इंटरनेशनल यूनिट वीकली बेसिस पे, यहाँ पे दिया जा रहा होगा आपको रेगुलर बेसिस पे 1 इंटरनेशनल यूनिट। तो मतलब इसकी डेफिशिएंट बहुत कम अमाउंट होती है इसमें। और दूसरी बात होती है बायोलॉजिकली एक्टिव भी बहुत कम होते हैं। अब इतनी कम डोसेज आपकी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो जाना बहुत रेयर केस है, क्योंकि और भी सारे वाइटामिन हैं उसके अंदर। और वाइटामिन होते हैं जो आपके एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन को भी हिंडर करते हैं, मतलब एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन को भी खत्म करते हैं, कम करते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। तो डेफिशिएंसी दूर करने के लिए हमेशा यही लेना पड़ेगा, फार्मास्यूटिकल ग्रेड। और दूसरी बात ये भी बता दूं आपको कि ये आपको ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं, मतलब जितनी इसकी डोसेज होगी उससे ज्यादा आपको मिलती है। जैसे आपकी डेली अलाउंसेस कितनी है, जैसे मान लो आपको डेली अलाउंस आपकी 1 mg है, मतलब आपको रोज 1 mg चाहिए, तो आप जो यहाँ पे सिलेक्टेड वाइटामिन लोगे ना उसके अंदर आपको 5 mg मिल रहा होगा एक ही टैबलेट के अंदर। ठीक है, इसका चीफ पर्पस क्या है, क्योंकि इसका चीफ पर्पस है भाई डेफिशिएंसी को दूर करना। और डेफिशिएंसी को दूर करके फिर इसको बंद कर देना, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये डोसेज में ज्यादा होते हैं फार्मा वाली ग्रेड के। ये ज्यादा डोसेज के होते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी को दूर करना है, इसलिए तो ये आपको ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं, ताकि बायोलॉजिकली एक्टिव हो आपकी बॉडी के लिए और आपकी बॉडी इसको यूज करके आपकी डेफिशिएंसी को दूर कर ले। ये एक मेन एम होता है इसका। ठीक है। तो इस बात से क्या समझ में आया आपको, अगर किसी को डेफिशिएंसी होगी तो कौन सा ग्रेड वाला मेडिसिन देना है आपको। आप उसे मल्टीविटामिन नहीं सजेस्ट करोगे, आप उसे न्यूट्रास्यूटिकल ग्रेड की मेडिसिन नहीं सजेस्ट करोगे, आप उसे फार्मा ग्रेड की चलाओगे। और मैंने क्या बताया, कितने का चलाना है आपको, आपको चलाना है 4 से लेके 8 हफ्ते, 4 to 8 वीक्स आपने चलाना है, उसके बाद उसको ऑफ कर देना है, क्योंकि तब तक आपकी डेफिशिएंसी दूर हो चुकी होगी। ठीक है। और वो कैसे पता लगाओगे, फिर से टेस्ट करो, यही एक तरीका है सबसे बेस्ट। फिर टेस्ट करो, पता लग गया कि डेफिशिएंसी दूर हो गई है, बंद कर दो मेडिसिन। समझ गए। फिर आप अपने फूड सोर्सेज को ठीक कर लो, ये तरीका होता है। आप बोलोगे सर इस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर हमें क्या हर किसी के अलग से विटामिन लेने पड़ेंगे? नहीं, आपकी डेफिशिएंसी इतनी नहीं होती है जितना कंपनीज ने हमें बोल बोल के करा दिया है। कंपनीज बार बार इस बात को क्लेम करते हैं कि हमें डेफिशिएंसी हो जाएगी, ये होगा वो होगा, आपको लेना पड़ेगा, मल्टीविटामिन तो इम्पोर्टेंट है, आपको भी जरूरत है, मुझे भी जरूरत है, इसको भी जरूरत है। तो कंपनीज ने ऐसा दिमाग में हमारे माइंडसेट ऐसा बना दिया है कि भैया हम तो डेफिशिएंसी, ऐसा लगता है कि हमें ही डेफिशिएंसी है हर चीज की। बट ऐसा नहीं होता है। आप टेस्ट करवाना, इसका टेस्ट ही एक एक्यूरेट तरीका है। और अगर आपका टेस्ट बिल्कुल सही है, आपको कोई डेफिशिएंसी नहीं है, तो भैया आपका फूड इनटेक बिल्कुल सही है, आपको कोई मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं है। समझ आ गई। और अगर ऐसा है, डेफिशिएंसी है, तो आपको सिर्फ वही विटामिन यूज करना है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ सिलेक्टेड विटामिन मल्टीविटामिन का यूज क्या है। पहले तो मैंने बता दिया कि उसका यूज बहुत कम है, बट कहाँ पर है, किस सिनेरियो में मल्टीविटामिन यूज हो सकते हैं। एक, अगर आप एथलीट हो, क्योंकि एथलीट की लाइफ में बहुत सारे अलग अलग साइकिल्स आते हैं। साइकिल्स का मतलब क्या हो गया कि आपके अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, कई जगह पे फैट लॉस पे है, कई जगह पे गेनिंग पे है, कई जगह पे बहुत परफॉर्मेंस उसको देनी, एक्सरसाइज के लेवल बहुत ज्यादा है, 3-4 घंटे एक्सरसाइज है। तो भैया जब इसकी एक्टिविटी फैक्टर इतना बढ़ गया, इसकी एक्सरसाइज बढ़ गई, तो क्या इसकी विटामिन मिनरल्स की इंटेक नहीं बढ़ेगी? विटामिन और मिनरल्स है उसकी इंटेक नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अगर हम इसके मैक्रोज के इंटेक को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज ज्यादा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो क्या विटामिन एंड मिनरल्स की इंटेक नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑन अ सपोर्टिव मैनर, ताकि इसको कोई डेफिशिएंसी वगैरह ना हो, हालांकि इसका खाना भी सही होगा, फूड इंटेक भी ठीक होगा, बट सिर्फ फिर भी हमें एज अ सपोर्टिव मैनर इसको क्या देते हैं, मल्टीविटामिन ऐड करते हैं, क्योंकि भैया इसका एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है। और दूसरी बात, जो फैट लॉस वगैरह में ये होता है, तो वहां पे तो वैसे ही बहुत सारी चीजें जो है उसने कम करी हुई है डाइट से।
है ना, कार्ब्स वगैरह कम किए हुए हैं, कुछ सिलेक्टेड चीजें हैं तो खा ही नहीं रहा है, डेयरी वगैरह बंद कर दिया है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो उस कंडीशन में भी अपने को अलग से मल्टीविटामिन चाहिए, ताकि हम एक अलग से सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि अगर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फूड सोर्सेज ने बंद किए हैं तो इसको डेफिशिएंसी हो सकती है, तो अलग से मल्टीविटामिन यहाँ पे भी चलानी पड़ती हैं। तो एथलीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीविटामिन को चलाना बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एथलीट यूज कर सकते हैं मल्टीविटामिन। उसके बाद आता है सेकेंड आपका वेगन्स। ठीक है, अब वेगन्स को भी पता है कि भाई उनकी डाइट में बहुत सारे ऐसे फूड्स नहीं हैं जो कि होल फूड हैं, जिसके अंदर बाकी वाइटामिन एंड मिनरल्स जो है नहीं मिलते, मिलते हैं। तो वेगन्स को भी अलग से, क्योंकि इनको पता है फूड सोर्सेज इनके कंप्लीट नहीं है, इनके पास मल्टी वैरायटी फूड्स नहीं है। क्योंकि अगर मैं नॉर्मल इंसान की बात करूं, जो सारी चीजें खाता है उसको डेफिशिएंसी के चांसेस भी कम होते हैं। जो दालें खाता है, जो फ्रूट्स खाता है, जो वेजीज खाता है, जो चिकन मीट वगैरह नॉन वेज खाता है, जो ये सारी सोर्सेस कंज्यूम करता है, तो उसको डेफिशिएंसी के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मल्टीट्यूड बहुत सारी अलग अलग जगह से, एरिया से वो ले रहा है मल्टी वाइटामिन को। बट जो सिर्फ वेगन मतलब है, उसकी काफी सारी चीजें तो पूरी हो जाती हैं, बट एक दो विटामिन की डेफिशिएंसी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ऑन अ सपोर्टिव मैनर यहाँ पे भी मल्टी वाइटामिन ऐड हो सकती हैं, ताकि एक सपोर्ट इसे मिल सके। तीसरी बात, सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन्स भी उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ कैलोरी इनटेक इनका नहीं है, उतनी सारी चीजें, उतनी वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स नहीं कंज्यूम कर सकते हैं। हो सकता है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो, या इतनी सारी चीजें कंज्यूम नहीं कर पा रहे, मेटाबॉलिक फंक्शनिंग उतनी ज्यादा सही नहीं रही, तो इन लोगों को भी अलग से मल्टीविटामिन चलानी पड़ती है। ये भी सही है, यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। या कोई रिकवरी स्टेज के अंदर है, कि मान लो मैं बीमार था, कोविड की सिचुएशन थी, कोरोना वायरस हो गया था मुझे, कोई भी एक कंडीशन मान लो, अब यहाँ से मैं रिकवरी स्टेट में आ रहा हूँ, मैं वापस रिकवर हो रहा हूँ, तो मेरी बॉडी को असेंशियल वाइटामिन एंड मिनरल्स की जरूरत है। और अगर वो पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि फूड सोर्सेज तो इतना ज्यादा मैं खा नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी रिकवरी स्टेज है, उतनी भूख भी नहीं लगती, मन भी नहीं लगता, तो फिर आप अलग से सपोर्टिव बेसिस पे आप यहाँ पे भी ऐड करते हो। तो भैया ये तीन चार ऐसे फैक्टर हैं जहाँ पे मल्टी वाइटामिन काम में आ सकता है। अदरवाइज मल्टीविटामिन का ऐसा ज्यादा यूसेज है नहीं है, जनरल पॉपुलेशन को कोई ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है वाइटामिन एंड मल्टीविटामिन। आप अवॉइड करो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने फूड को सही रखो। टेस्ट में अगर आता है तो आपको क्या करना है वो मैं बता चुका हूँ, अगर टेस्ट में नहीं आता है तो आपके वाइटामिन की डेफिशिएंसी नहीं है, आपको कोई अलग से जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट नहीं होता। अगर मान लो मेरी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी नहीं है, और मैं सोच रहा हूँ कि हाँ मल्टीविटामिन खा के मेरे को अलग से फायदा मिल जाएगा, तो 1% फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। यही वही बात हो गई कि आपका फोन जो है 100% चार्ज है, और आप उसे फिर से चार्ज करने पे लगे हुए हो कि वही 100 150 हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जितने एमएएच का है उसकी बैटरी उतनी चार्ज हो चुकी है। तो एज इट इज, अगर आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट फुलफिल है, तो और आप मल्टीविटामिन अलग से ले रहे हो, तो आपको उसका कोई फायदा तो नहीं है, उल्टा नुकसान जरूर हो सकता है। तो इसलिए कंपल्सरी नहीं होता है ये बात आप याद रखना। और मैंने बताया कैसे ट्रीट करना है, आपको टेस्ट कराना है, फिर उसके हिसाब से काम करना। ठीक है। एज अ बॉडी बिल्डर कंजप्शन डेली वाइटामिन इज ओके और नॉट, एज अ बॉडी बिल्डर तो यूज होगा ना, मैंने बताया कुछ एथलीट्स के लिए तो यूज होगा, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल, उनका कैलोरी इनटेक, हर किसी का, बहुत सारे फूड वो बंद कर देते हैं कुछ सिलेक्टेड कंडीशन के अंदर। दूसरा उनका एक्सरसाइज का लेवल। तीसरा उनका मसल मास एंड पूरा ओवरऑल बॉडी एक नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा है, तो उनकी रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स भी ज्यादा होती हैं। तो उन लोगों के लिए चलता है, उन लोगों वो यूज करते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि हर किसी के लिए इसका यूज करना पड़ेगा, हर किसी को ऐसा नहीं। ठीक है।